नमस्कार दोस्तों, हमारे आजे नॉवल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी रोमांचक कहानियाँ, बेहतरीन नॉवेल्स और मनोरंजन से भरपूर कंटेंट। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ इस शानदार सफर का हिस्सा बने। हम मार्शल असुरा गॉड शुरू करते हैं। आ गया है। ये तो रुद्र है। ये तो काफी जवान लग रहा है। रुद्र के प्रकट होते ही वह वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करने लगा। आखिरकार सभी लोग उसके आने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि रुद्र के युवा और कोमल चेहरे ने सभी को चौंका दिया। यद्यपि नई उत्कृष्टता सभा में भाग लेने की आयु सीमा 18 वर्ष और उससे कम थी, फिर भी बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए सभी शहरों ने 18 वर्ष के करीब के प्रतिभागियों को ही चुना। आखिरकार अगर हर कोई प्रतिभाशाली होता तो स्वाभाविक रूप से जितना अधिक अभ्यास किया जाता उतनी ही उसकी प्रतिभा निखरती। हालांकि रुद्र की उम्र 18 साल से काफी कम थी और वह काफी युवा था। हालांकि उस उम्र में इतनी साधना शक्ति होना वाकई असाधारण था, लेकिन प्रथम श्रेणी के विद्यालयों के प्रमुख शिष्यों की तुलना में रुद्र अभी भी काफी कमजोर प्रतीत होता था। जिस बात ने सबको उलझन में डाल दिया वह ये थी कि स्वर्णिम बैंगनी नगरी ने इतने कम उम्र के रुद्र को प्रतिनिधि के रूप में क्यों चुना। भले ही उसमें क्षमता थी, लेकिन कुल मिलाकर उसकी साधना का स्तर अभी भी बहुत कमजोर था। अन्य प्रतिभागियों की तुलना में वह बिल्कुल भी योग्य नहीं था। तुम कहाँ भाग गए थे? इतनी देर क्यों कर रहे थे? काव्या गुस्से से मुंह फुलाते हुए दौड़कर आए और उसके चेहरे पर अभी भी चिंता के भाव थे। हे, कल मुझे थोड़ी थकान हो रही थी, इसलिए मैं थोड़ी देर सो गया। रुद्र ने अपना सिर खुजाया और शर्मिंदा होकर मुस्कुराया। बाकी लोग भूत सींग वाले जानवरों को अपनी पूरी ताकत से मार रहे थे, फिर भी तुम सो रहे थे। क्या तुमने भूत सींग वाले राक्षसों को मारने पर ध्यान भी दिया? नहीं तो तुम शीर्ष 10 से बाहर नहीं होते, है ना? तुम सबको बहुत कम आंक रहे हो। रुद्र को इस तरह देखकर काव्या गुस्से से अपना छोटा सा मुंह फुला बैठी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। भले ही मैंने भूत सींग वाले जानवरों को मारने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, फिर भी मुझे शीर्ष 10 में प्रवेश करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रुद्र बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उस दृश्य को देखकर आसपास के सभी दर्शक अचानक जागृत हो गए। आखिरकार जिनके पास देखने की शक्ति थी वे देख सकते थे कि सिया परिवार की तीसरी महिला काव्या का रुद्र के साथ साधारण संबंध नहीं था। संभवतः काव्या ही वह कारण थी जिनकी वजह से रुद्र नई उत्कृष्टता सभा में भाग ले पाए। इतनी सारी घटनाओं के बाद पता चला कि उसे सिया परिवार की तीसरी महिला से कुछ सहायता मिली थी। इसीलिए तो उसके पास नगर स्वामी का स्वर्ण बैंगनी रंग का कमान बैज होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। अगर उसके संपर्क हैं तो क्या हुआ? यह नई उत्कृष्टता सभा ताकत के बारे में है। शीर्ष 10 का चयन पहले ही हो चुका है। क्या वह अपने प्रभाव से शीर्ष 10 में से किसी एक को बाहर कर पाएगा? स्वर्णिम बैंगनी नगरी के कई प्रतिभागियों के मन में रुद्र के प्रति दुर्भावना थी। उनका मानना था कि रुद्र को अपनी ताकत के बल पर नई उत्कृष्टता सभा में शामिल नहीं होना चाहिए था। इससे न केवल स्वर्णिम बैंगनी नगरी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती, बल्कि उनकी भी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती। काव्या से थोड़ी देर बातचीत करने के बाद रुद्र भी परिणाम एकत्र करने वाले गार्ड के सामने चला गया। भीड़ की निगाहों के बीच उसने भूत सींग वाले जानवरों के लगभग 200 बैंगनी सींग गार्ड के सामने फेंक दिए। हे भगवान, उसने इतने सारे भूत सींग वाले जानवरों को मार डाला। ये कैसे संभव है? उसकी साधना के बावजूद वह इतने सारे जानवरों का शिकार कैसे कर पाया? इतनी संख्या को देखते हुए लगभग 200 होने चाहिए थे, है ना? बैंगनी रंग के नुकीले सींगों का विशाल ढेर देखकर चौक के अंदर और बाहर मौजूद लोग अचंभित हो गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि रुद्र की साधना शक्ति से वह इतने सारे भूत सींग वाले राक्षसों का शिकार कर सकता है, जिनकी संख्या चंद्रावर्मा के शिकार के बराबर थी। असंभव, बिल्कुल असंभव। उसने धोखा दिया है। उसने जरूर धोखा दिया होगा। बाकियों की तुलना में वीरवर्धन बेहद निराश था। इस बार उसकी रैंक 10वीं थी और रुद्र के नतीजे उससे कहीं बेहतर थे, इसलिए उसे निश्चित रूप से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर उसे निकालने वाला कोई ऐसा व्यक्ति होता जिसकी ताकत उससे कहीं ज्यादा होती तो वह इसे स्वीकार कर लेता। लेकिन जब रुद्र जैसा कोई व्यक्ति जिसे वह बहुत नीचा समझता था उसे निकाल दे तो वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। वास्तव में ये विचार केवल वीरवर्धन के ही नहीं थे। घटनास्थल पर मौजूद कई अन्य लोगों ने भी ऐसा ही सोचा। रुद्र और काव्या के रिश्ते के बारे में सोचने के बाद उन्हें लगा कि रुद्र ने भूत सींग वाले जानवरों से इतने सारे बैंगनी सींग प्राप्त करने के लिए कोई छलपूर्ण तरीका अपनाया था और उन्हें उसने स्वयं नहीं मारा था। हालांकि उनके मन में ये धारणाएं थीं, फिर भी उन्होंने उन शब्दों को जोर से बोलने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार कोई भी सिया परिवार की तीसरी महिला को ऐसी बातों के लिए नाराज नहीं करना चाहेगा। रुद्र के असाधारण प्रदर्शन के कारण ही उन्हें प्रतियोगिता में जगह मिली। वहीं वीरवर्धन शीर्ष 10 से बाहर हो गए और प्रतियोगिता से समय से पहले ही बाहर हो गए।
हम रुद्र को अपनी जगह लेते और मंच पर आते देख वीरवर्धन बेहद गुस्से में था और उसका चेहरा बेहद विकृत था। वीर भाई, छोटे लोगों पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी साधना को देखते हुए वह मंच पर जाकर ही खुद को शर्मिंदा करेगा। बिल्कुल सही, देखते हैं कुछ देर में उसे मंच से कैसे पीटा जाता है। स्वर्णिम बैंगनी नगरी के कुछ लोगों ने उसे दिलासा दिया, जो व्यक्ति रुद्र से लड़ेगा वह मेरे पवन श्रवण विद्यालय का एक प्रमुख शिष्य है। मैं उसकी शक्ति को भली भांति समझता हूँ। जब रुद्र उससे युद्ध करेगा तो वह केवल शर्मिंदा ही होगा, लेकिन इससे न केवल उसकी अपनी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है बल्कि मेरे स्वर्णिम बैंगनी नगर की प्रतिष्ठा भी धूमिल हो रही है। उसे किसी प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम स्वर्णिम बैंगनी नगर के निवासी होने के नाते अपनी प्रतिष्ठा खोना नहीं चाहते। वीरवर्धन क्रोध से भरा हुआ था, फिर भी वह निस्वार्थ भाव से बोल रहा था और उसका हर शब्द न्यायसंगत प्रतीत हो रहा था। उनकी बातें सुनने के बाद स्वर्णिम बैंगनी नगरी के लोगों को लगा कि वीरवर्धन सही थे और वे रुद्र के प्रति अपनी शत्रुता को और गहरा करने से खुद को रोक नहीं सके। असल में मैं उस वीरवर्धन को पीटना चाहता था, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो तुम होगे। अगर वो होता तो मैं उसे और भी बुरी तरह पीट सकता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पीटने से मुझे कुछ हासिल होगा। हार मान लो ताकि मुझे अपने हाथ गंदे न करने पड़ें। पवन शर्मा ने रुद्र को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा और उसे बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया। बेशक मुझे पीटकर आपको कुछ हासिल करने का एहसास नहीं होगा क्योंकि आप मुझे पीट ही नहीं सकते, लेकिन मुझे यकीन है कि मुझसे हारने पर आपको काफी संतुष्टि मिलेगी क्योंकि हर कोई मुझसे हारने के योग्य नहीं होता। रुद्र ने पवन शर्मा को तिरछी नजरों से देखते हुए मुस्कुराया। ये केवल साधारण तिरस्कार नहीं था, न ही उसने उसे तुच्छ समझा। वह अपने प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से नीचा समझता था। सचमुच, जब तक ताबूत न देख लो तब तक आंसू नहीं बहाते। तुम्हारे जैसे लोगों के खिलाफ मुझे सिर्फ एक ही बार काफी है। पवन शर्मा रुद्र से क्रोधित प्रतीत हुआ। उसने ठंडी सांस ली, आगे बढ़ा और एक शानदार मार्शल कौशल का प्रदर्शन किया। उसका शरीर पल भर में प्रकट और लुप्त हो गया। मंच पर वह गायब होकर फिर प्रकट हुआ। उसकी गति लगातार बढ़ती गई, इतनी तेज कि कोई भी चकित रह जाए। उस क्षण रुद्र चारों ओर से परछाइयों से घिरा हुआ था। उस अद्भुत युद्ध कौशल के प्रदर्शन ने अनगिनत लोगों को प्रशंसा से आहें भरने पर मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि जिन युवतियों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था वे भी श्रद्धा से चीख उठीं। यह मेरे पवन श्रवण विद्यालय की चौथे दर्जे की शारीरिक मार्शल कला है। इसे धुंधली छायाओं की परतें कहा जाता है। उसने इस मार्शल कला का 3 वर्षों तक अभ्यास किया है, इसलिए वह इसके सार को भलीभांति समझ चुका है और इसका पूर्णतया उपयोग कर सकता है। ये तो कहना ही नहीं कि रुद्र की बात हो, अगर मैं भी होता तो मुझे इसका सामना बहुत सावधानी से करना पड़ता, वरना मुझे काफी नुकसान उठाना पड़ता। वीरवर्धन ने भीड़ को बताया। इसका मतलब है कि रुद्र पहले ही हार चुका है। वह न केवल हारेगा बल्कि बेहद बुरी तरह हारेगा। वीरवर्धन आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह मार्शल आर्ट उस व्यक्ति का सबसे शक्तिशाली हथियार था जिससे वह खुद भी डरता था। स्वाभाविक रूप से रुद्र की हार निश्चित थी। असल में ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा वीरवर्धन ने बताया था। धुंधली परछाइयों की परतें एक अत्यंत उत्कृष्ट शारीरिक मार्शल कौशल था। अगर कोई और होता तो वह निश्चित रूप से इसकी भव्य विधियों को देखकर चकित रह जाता, लेकिन रुद्र ने इसे पहले ही भांप लिया था। शुरुआत से ही वह जानता था कि उसके प्रतिद्वंदी का असली शरीर कौन सा है। झटका अचानक उस व्यक्ति ने हमला कर दिया। आकृतियां उड़ती हुई गति से रुद्र की ओर दौड़ीं और उनकी शक्ति अद्भुत थी। उस पल जो लोग रुद्र के मजाक बनने का इंतजार कर रहे थे वे भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए और उनके होठों के कोने टेढ़े हो गए। उन्हें लगा कि रुद्र की बेइज्जती का पल आ गया है। इसके बाद ये स्पष्ट था कि रुद्र उन लोगों को निराश करने वाला था। उन्होंने केवल इतना देखा कि रुद्र ने न तो वार से बचने की कोशिश की और न ही उससे दूर हटा। उसने सीधे उनमें से एक व्यक्ति की ओर मुक्का मारा। उसने कोई जटिल तरीका नहीं अपनाया, बस एक घूंसा मारा। हालांकि उसका मुक्का बिजली की तरह तेज था और उसकी स्थिति चतुराई भरी थी। धमाके के साथ उसका मुक्का उस व्यक्ति के चेहरे पर जोरदार प्रहार हुआ। मुक्का पड़ा और दर्द भरी चीख के साथ रुद्र के चारों ओर हवा में मौजूद सभी आकृतियां गायब हो गईं। पवन शर्मा जमीन पर बुरी तरह गिरा और अपना चेहरा पकड़े हुए दर्द से कराहते हुए जमीन पर लौटने लगा। जमीन पर पड़े व्यक्ति को देखकर रुद्र ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम सही थे। तुम्हारे जैसे लोगों के खिलाफ मुझे सचमुच सिर्फ एक ही वार की जरूरत है। अरे बाप रे, ये सब क्या हो रहा है? हे भगवान, ये क्या स्थिति है? लड़ाई के मैदान का दृश्य देखकर सब चौंक गए। पहले घनी भीड़ के कारण कई लोगों ने रुद्र के हमले को देखा तक नहीं था। उन्होंने केवल आकृतियों को अचानक गायब होते देखा और पवन शर्मा को जमीन पर गिरते हुए देखा। कितना जोरदार हमला था। हालांकि अचंभित भीड़ की तुलना में सिंदूरी पक्षी नगर के स्वामी सिया की आंखें चमक उठीं। उनका ध्यान हमेशा रुद्र के मंच पर केंद्रित रहता था, इसलिए उन्होंने रुद्र के हमले का दृश्य देखा।
पिताजी, जैसा मैंने कहा था, रुद्र के पास आध्यात्मिक शक्ति है, इसलिए आंखों को धोखा देने वाली मार्शल कलाएं उसके विरुद्ध बेकार हैं। उसी क्षण सिया के पीछे शालीनता से खड़ी इशिता के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। सिर्फ उसकी आध्यात्मिक शक्ति के कारण ही नहीं, भले ही उसके पास आध्यात्मिक शक्ति हो, उसने केवल प्रारंभिक स्तर की रहस्यमयी तकनीक का ही अभ्यास किया है। उसे इतनी आसानी से उस व्यक्ति को नहीं हराना चाहिए जो मूल क्षेत्र के प्रथम स्तर पर हो और जिसकी साधना आध्यात्मिक क्षेत्र के 8वें स्तर पर हो। उसकी प्रतिभा असाधारण है, इसीलिए उसमें इतनी शक्ति है। नीलेश प्रांत में जो साधक थोड़ी तेज गति से साधना करते हैं उन्हें प्रतिभावान कहा जाता है, लेकिन वास्तव में ये तो वे गुण हैं जो एक साधक में होने ही चाहिए। असली प्रतिभा तो रुद्र जैसी होती है, जो ऐसे काम कर सकता है जो दूसरे नहीं कर सकते। सिया की निगाहें रुद्र पर टिकी थीं। उनकी आंखों में प्रशंसा झलक रही थी और फिर उन्होंने इशिता से कहा, इशिता, आप दोनों बहनों ने कोई गलती नहीं की। हमें इस रुद्र को पूरी लगन से अपने साथ शामिल करना चाहिए। भविष्य में हमारे सिया परिवार को शायद उस पर निर्भर रहना पड़े। शानदार! चंद्रा वर्मा वाकई एपेक्स स्कूल की मुख्य शिष्या बनने के योग्य है। एक ही बार में उसने अपने प्रतिद्वंदी को हरा दिया। ठीक उसी समय अचानक आश्चर्य की चीखें सुनाई दी, क्योंकि दूसरे मंच पर चंद्रा वर्मा ने भी बिजली की गति से अपनी प्रतिद्वंदी को हरा दिया। उसने भी केवल एक ही वार का इस्तेमाल किया। हालांकि उसका प्रहार रुद्र के प्रहार जितना रहस्यमय नहीं था। ये सबके सामने प्रदर्शित किया गया था और उसने सबको व्यक्तिगत रूप से दिखाया कि कैसे उसने अपने एक ही प्रहार से अपने प्रतिद्वंद्वी की शक्ति को नष्ट कर दिया। बहन चंद्रा वाकई बहुत शक्तिशाली हैं। ऐसा लगता है कि इस बार मेरे स्वर्णिम बैंगनी शहर के प्रथम स्थान पर आने की उम्मीद है। सिर्फ उम्मीद ही नहीं, हम इसे जरूर हासिल कर सकते हैं। अभी मंच पर सिर्फ 2 ही विशेषज्ञ हैं जो उत्पत्ति क्षेत्र के दूसरे स्तर पर हैं। बहन चंद्रा ने अपने प्रतिद्वंदी को एक ही वार में हरा दिया। वहीं दूसरी ओर वह व्यक्ति अभी भी अपने प्रतिद्वंदी से जूझ रहा है। उसका प्रतिद्वंदी स्पष्ट रूप से उत्पत्ति क्षेत्र के पहले स्तर पर ही है, साधना का पूरा एक स्तर नीचे। ये सच है, हालांकि वह भी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वह चंद्रा बहन से काफी कमजोर है और ऐसा लगता है जैसे उसके पास उत्पत्ति क्षेत्र के द्वितीय स्तर की शक्ति नहीं है। अजीब बात है, उसके जैसे व्यक्ति को भूत सींग वाले राक्षस के शिकार में इतना बेहतर परिणाम कैसे मिला? शायद उसने रुद्र की तरह कुछ तरकीबें आजमाई होंगी। स्वर्णिम बैंगनी शहर के लोगों ने अपनी निगाहें एपेक्स स्कूल के दूसरे प्रमुख शिष्य की ओर घुमाईं। सभी का ध्यान उसी पर केंद्रित था और उसके जैसा कोई दूसरा नहीं था। पहले भूत सींग वाले राक्षस के शिकार में उसका प्रदर्शन बेहद शानदार था। हालांकि सामने हुई लड़ाई ने सभी को काफी निराश कर दिया। पवन बादल नगरी के प्रतिनिधि के रूप में, जिसने पिछली सभाओं में लगातार जीत हासिल की थी, एपेक्स स्कूल के एक प्रमुख शिष्य के रूप में, उत्पत्ति क्षेत्र के दूसरे स्तर के विशेषज्ञ के रूप में, उत्पत्ति क्षेत्र के पहले स्तर पर मौजूद अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ परिणाम अनिश्चित था। चाहे गति हो या शक्ति, वह अपने प्रतिद्वंदी से काफी मिलता जुला था। यहाँ तक कि उसके युद्ध कौशल भी साधारण थे और उनमें कोई खास बात नहीं थी। अचानक उत्पत्ति क्षेत्र के प्रथम स्तर पर मौजूद उस युवक ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। जब उसने 3 लाख कैटी की ताकत से जोरदार मुंह के मारे तो पूरा मंच हिल गया। ये चौथे दर्जे का मार्शल कौशल था, लेकिन उस युवक के हाथों में इसकी शक्ति का एक बिल्कुल नया रूप सामने आया। वह हमला कोई मामूली बात नहीं थी। वूश! अपने प्रतिद्वंदी के हमले का सामना करते हुए पवन बादल नगरी का वह युवक न तो जल्दबाजी में था और न ही धीमा, न तो घबराया और न ही अधीर हुआ। उसने भी एक मुक्का मारा, जो कि चौथे दर्जे की मार्शल कला का कौशल था। सामान्यतः उनकी साधना और कौशल के चौथे स्तर को देखते हुए उनकी शक्ति अपने प्रतिद्वंदी से कहीं अधिक होनी चाहिए थी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। शक्ति लगभग बराबर ही थी, जिससे दूसरों को लगा कि उनका कौशल पर्याप्त रूप से निपुण नहीं है। टकराना! अंततः दोनों में लड़ाई छिड़ गई। दोनों के मुंह के आपस में टकराए और उत्पत्ति की शक्ति की परतें अनंत रूप से उमड़ पड़ीं। उत्सर्जित ऊर्जा की लहरों ने मंच पर छोटी छोटी दरारें भी बना दीं। पवन बादल नगरी के युवक ने जोर से चिल्लाते हुए अचानक और अधिक शक्ति का प्रयोग किया। इससे उसके प्रतिद्वंदी का भारी मुक्का और उसका पूरा शरीर ही दूर जा गिरा। अंत में उसका प्रतिद्वंदी जमीन पर गिर पड़ा। वह जीत गया। आखिरकार पवन बादल नगरी का व्यक्ति विजयी हुआ। हालांकि चंद्रा वर्मा ने अपने प्रतिद्वंद्वी को एक ही प्रहार में हरा दिया था, उसकी तुलना में उसने बहुत अधिक प्रयास किया। लोगों को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि उसकी साधना का स्तर चंद्रा वर्मा से बहुत कम था। ताकत छुपाना दिलचस्प। उस क्षण रुद्र जीत चुका था और अगले मुकाबले के शुरू होने का इंतजार कर रहा था। उसने पवन बादल नगरी के उस युवक पर अपनी निगाहें गड़ा दी और एक ही नज़र में समझ गया कि वह युवक जानबूझकर अपनी ताकत छिपा रहा है। जब उस व्यक्ति ने जीत हासिल की तो पहले मुकाबले का समापन हो गया। पहले दौर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली चंद्रा वर्मा को कुछ समय के लिए आराम करने का मौका मिला। रुद्र एक बार फिर मंच पर आ गया।
उस समय उसका प्रतिद्वंदी पिछले प्रतिद्वंदी से कहीं अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि वह एपेक्स स्कूल का एक प्रमुख शिष्य था। यद्यपि दोनों ही उत्पत्ति क्षेत्र के प्रथम स्तर पर थे, फिर भी रुद्र का प्रभाव कहीं अधिक शक्तिशाली था। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम उस मोटे शहर के सरदार के साथ थे, रुद्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। शब्दों में चालाकी दिखाना बेकार है और मैं तुम्हारा मुंह पीट पीट कर बंद कर दूंगा। वह व्यक्ति बहुत निर्दयी था। अभी जिस व्यक्ति ने बात की उसकी आवाज काफी हद तक आपकी आवाज जैसी ही थी, लेकिन जो जमीन पर पड़ा था वह फिर भी वही व्यक्ति था। रुद्र सचमुच अपने प्रतिद्वंदी को महत्व नहीं देता था। जब वह आध्यात्मिक क्षेत्र के 7वें स्तर पर था तब वह उत्पत्ति क्षेत्र के पहले स्तर के लोगों को भी हरा सकता था। अभी वह आध्यात्मिक क्षेत्र के 8वें स्तर पर था। उत्पत्ति क्षेत्र के दूसरे स्तर के लोग भी उसे नहीं हरा सकते थे। उसका प्रतिद्वंदी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, रुद्र की नज़र में वे एक ही वार में ढेर हो जाते। तुम्हें लगता है कि मैं भी उसके जितना ही बेकार हूँगा। तुम मेरे एपेक्स स्कूल के शिष्यों को बहुत कम आंक रहे हो। उसने अचानक अपनी चाल चली। उसने रहस्यमयी तकनीक का प्रयोग किया, अपनी युद्ध कला का उपयोग किया और उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। ये सूर्य के समान चकाचौंध भरा था और साथ ही उसका शरीर भी सुनहरे तांबे के रंग का हो गया। यह अब कोई साधारण शरीर नहीं रह गया था, बल्कि काले लोहे से भी अधिक कठोर था। वह अपने हाथों से काले लोहे की तलवारें काट सकता था, अपने शरीर से काले लोहे की घंटियां तोड़ सकता था और यह एक असाधारण शक्तिवर्धक मार्शल कौशल था। इससे न केवल उसका पूरा शरीर एक हथियार में बदल जाता था, बल्कि उसकी चमक आंखों को भेद देती थी और किसी भी गतिविधि को देखने में असमर्थ कर देती थी। इस बार रुद्र की मौत निश्चित है। इस व्यक्ति का हमला पवन शर्मा से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। यह आक्रामक और सीधा हमला है जिसमें कोई बनावटी बहादुरी नहीं है। रुद्र के पास कोई फायदा उठाने का मौका नहीं है। बिल्कुल सही। हालांकि हमें नहीं पता कि पवन शर्मा क्यों हारा, लेकिन स्टील जैसी मजबूत नसों और लोहे जैसी हड्डियों वाले इस व्यक्ति के सामने रुद्र की जीत की कोई संभावना नहीं है। उसका भाग्य यहाँ बिल्कुल साथ नहीं देगा। जिस मंच पर रुद्र मौजूद था वहां से सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल रही थी। लोगों की दृष्टि चाहे कितनी भी बेहतर क्यों न हो, वे मंच पर मौजूद दोनों लोगों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे। हालांकि वे एपेक्स स्कूल के शिष्य द्वारा उत्सर्जित शक्ति को महसूस कर सकते थे। उन्हें लगा कि इस बार रुद्र के लिए कोई भी मामूली लाभ प्राप्त करना असंभव होगा। आखिरकार पूर्ण शक्ति के बिना मार्शल कौशल को मजबूत करने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन ठीक उसी समय अचानक एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। मंच पर फैली सुनहरी रोशनी धीरे धीरे गायब होने लगी। जब रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई तो सभी की आंखें और मुंह खुले रह गए और वे असीम रूप से स्तब्ध रह गए। उन्होंने आश्चर्य से देखा कि रुद्र अभी भी वहीं खड़ा था और उसे जरा भी चोट नहीं आई थी। वहीं एपेक्स स्कूल का शिष्य जमीन पर पड़ा था, उसके मुंह से झाग निकल रहा था, आंखें बाहर निकली हुई थी और वह बेहोश हो चुका था। उस समय हर कोई पूरी तरह से स्तब्ध था। मंच पर जो दृश्य था उसे देखकर वे सचमुच असमंजस में थे। यहाँ तक कि शांत स्वभाव वाली चंद्रा वर्मा भी खुद को रोक नहीं पाए और उसने अपना सिर घुमाकर रुद्र की ओर देखा। क्या रुद्र सचमुच इतना शक्तिशाली था? इतना शक्तिशाली कि वह चंद्रा वर्मा के बराबर था और आध्यात्मिक क्षेत्र के 8वें स्तर की साधना के साथ वह आसानी से उत्पत्ति क्षेत्र के पहले स्तर के लोगों को हराने में सक्षम था। हालांकि दुनिया में ऐसे असाधारण प्रतिभाशाली लोगों की कमी नहीं थी जो कमजोर होते हुए भी ताकतवरों को हरा सकते थे, लेकिन वे तो प्रसिद्ध लोग थे। क्या सामान्य दिखने वाला ये युवक भी उन्हीं की तरह प्रतिभाशाली था? उनके मन में तरह तरह के अकल्पनीय विचार उठने लगे। पहली बार उन्हें लगा कि शायद उन्होंने रुद्र को कम आंका था। संभवतः रुद्र ने शुरू से ही कोई छल नहीं किया और अपनी मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचा था। नगर स्वामी, ये स्वर्णिम बैंगनी नगरी के रक्षकों के चेहरों पर सदमे के भाव स्पष्ट थे। इससे पहले वे रुद्र को नीचा समझते थे और मानते थे कि रुद्र ऋषिता के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल करके यहाँ आया है और स्वर्णिम बैंगनी नगरी की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है। विशेषकर जब रुद्र ने वीरवर्धन की जगह ली तो रुद्र के प्रति उनकी नफरत चरम पर पहुंच गई। हालांकि उसी क्षण उन्हें रुद्र के बारे में अपने पहले के विचारों पर संदेह होने लगा कि क्या वे सही थे या नहीं। वे इस पर विचार करने से खुद को रोक नहीं पाए। शायद इशिता सही थी। हो सकता है ये रुद्र हमारे लिए कोई चौंकाने वाली खबर लेकर आए। चंद्र के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान थी। दरअसल पहले उसके मन में भी अपने अंगरक्षकों जैसी ही सोच थी और वह रुद्र को बोझ समझता था। लेकिन अब रुद्र न केवल बोझ नहीं था, बल्कि उसके स्वर्णिम बैंगनी नगरी की शान बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण मोहरा था। ये कैसे संभव है? उसके पास इतनी शक्ति कैसे है? उसने अपने विरोधियों को कोई लाभ नहीं दिया और उन्हें जानबूझकर मैच हारने दिया है ना? हालांकि दूसरों की तुलना में स्वर्णिम बैंगनी नगरी के लोग इस तथ्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। आखिरकार वे दिल ही दिल में रुद्र को नीचा समझते थे और उसके अपमान की कामना करते थे। लेकिन उनकी आंखों के सामने ही रुद्र ने न केवल खुद को अपमानित होने से बचाया, बल्कि वह सबका ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब रहा।
लड़ाई में अब रुद्र नहीं, बल्कि वे लोग थे जो सहन नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार वे अभी तक शीर्ष 10 में भी नहीं पहुंचे थे, फिर भी रुद्र उस मंच पर खड़ा था। उसने प्रथम श्रेणी के विद्यालयों के 2 प्रमुख शिष्यों को हराया, जिनमें से एक तो नंबर 1 विद्यालय एपेक्स स्कूल का प्रमुख शिष्य था। वह बहुत ही शक्तिशाली था, कम से कम वे ऐसा नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि वीरवर्धन भी ऐसा नहीं कर सकता था। भीड़ की असंख्य हैरान निगाहों के बीच रुद्र हल्के से मुस्कुराते हुए धीरे धीरे लड़ाई के मंच से नीचे उतरा। लोगों की निगाहें उसकी ओर तिरस्कार से प्रशंसा में बदल गईं। जब रुद्र ने बिजली की गति से लड़ाई समाप्त की तो पवन बादल नगरी का वह युवक पूरे चौक का केंद्र बन गया। एक बार फिर वह युवक पहले जैसा ही था। कुछ देर संघर्ष के बाद उसने बड़ी मुश्किल से जीत हासिल की। इससे सभी को ये पता नहीं चल पाया कि क्या वह अपनी ताकत छिपा रहा था या उसके विरोधी उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थे। नीचे आने की कोई जरूरत नहीं है। इस नई उत्कृष्टता सभा में मेरा धैर्य पहले ही खत्म हो चुका है। चलिए इसे जल्दी खत्म करते हैं। जैसे ही पवन बादल नगरी का युवक मंच से नीचे उतरने की तैयारी कर रहा था, चंद्रा वर्मा का स्कर्ट लहराया और वह उछलकर मंच पर चढ़ गई। उसने पहल करते हुए उस युवक से लड़ाई शुरू कर दी। मैं वत्स हूँ, कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। पवन बादल नगरी के उस युवक ने चंद्रा वर्मा की हरकत पर हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उसने विनम्रतापूर्वक चंद्रा वर्मा की ओर हाथ जोड़े, मानो चंद्रा वर्मा द्वारा पहले प्रदर्शित शक्ति से उसे कोई बोझ महसूस न हो। चंद्रा वर्मा ने ठंडी सांस लेते हुए हथेली हवा में लहराए। यह कोई सुंदर मार्शल आर्ट नहीं था, फिर भी इसमें प्रबल मूल शक्ति समाहित थी। उसकी पिछली प्रतिद्वंदी को इसी हथेली के प्रहार से करारी हार मिली थी। हालांकि चंद्रा वर्मा के हमले का सामना करते हुए वत्स न तो हिला और न ही उससे बच पाया। उसने अपने हाथ को बेतरतीब ढंग से हिलाया और उसकी हथेली से मूल शक्ति की एक परत फैल गई, जिसने आसानी से चंद्रा वर्मा के हमले को नष्ट कर दिया। तो तुमने अपनी ताकत छुपाई थी, क्या इसका कोई मतलब है? चंद्रा वर्मा को ज्यादा हैरानी नहीं हुई, बल्कि उसकी निगाहों में गुस्से की झलक थी। मुझे तो बस लड़ने की प्रक्रिया का आनंद आ रहा है। इसमें कुछ गलत है क्या? हम दोनों को लड़ना पसंद है, लेकिन आप सिर्फ नतीजे पर ध्यान देते हैं। मुझे प्रक्रिया पसंद है क्योंकि मेरे लिए नतीजा मायने नहीं रखता। आखिरकार अंत में जीत तो मेरी ही होगी। वत्स के चेहरे पर अब भी वही हल्की शांत मुस्कान थी। हालांकि अब देखने पर लगता है कि वह शांति नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। आपने तो कमाल के शब्द बोल दिए। मैं वाकई देखना चाहूंगा कि आप मुझसे कैसे जीत सकते हैं। चंद्रा वर्मा ने एक बार फिर हमला किया। उसने हवा में कई बार हथेलियां पटकी और हर बार जब उसने हथेली से प्रहार किया तो हवा कांप उठी। साथ ही चमकदार और सुनहरी हथेलियां भी उत्पन्न हुईं। उसकी अत्यंत तीव्र हाथापाई के कारण पूरा युद्ध क्षेत्र सुनहरे रंग के घने हथेली के निशानों से भर गया था। वे सुनहरे टूटते तारों की तरह वत्स पर हमला कर रहे थे। लेडी चंद्रा की तकनीकें तो कमाल की हैं। हालांकि यह केवल चौथे स्तर की मार्शल कला है, फिर भी वह इसे बिना किसी गलती के पूरी कुशलता से इस्तेमाल कर रही हैं। उनकी कला 5वें स्तर की मार्शल कलाओं के बराबर है। स्वर्णिम बैंगनी नगरी के रक्षक प्रशंसा से आहें भरते रहे। ये चंद्रा सचमुच एक विलक्षण मार्शल प्रतिभा है। साधना के मामले में वह मुझसे कहीं आगे है। चंद्रा वर्मा के पिता चंद्र बेहद गर्व महसूस कर रहे थे और अपनी मुस्कान छिपा नहीं सके। मीटियोर पाम तकनीक, इसका उपयोग काफी अच्छा है, लेकिन अफसोस की बात है कि इसमें थोड़ी परिपक्वता की कमी है। वत्स की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी आभा घूमने लगी। कई हथेली के निशानों के बाद उसने चंद्रा वर्मा के समान ही मार्शल कौशल का प्रयोग किया। शक्ति के मामले में वह चंद्रा वर्मा से भी अधिक शक्तिशाली था। गड़गड़ाहट गड़गड़हट गड़गड़हट। मंच पर सुनहरे हथेली के निशान लगातार फट रहे थे और उत्पत्ति शक्ति की परतें लगातार फैल रही थीं। यहाँ तक कि चौक के बाहर खड़े लोग भी उस शक्ति को महसूस कर सकते थे। ये वह शक्ति थी जो उत्पत्ति क्षेत्र के 2 विशेषज्ञों के पास होनी चाहिए। उसी क्षण सभी को ये भी पता चल गया कि वत्स वास्तव में अपनी ताकत छिपा रहा था। अपने पिछले मुकाबलों को याद करते हुए यह उसकी कमजोरी नहीं थी, बल्कि जानबूझकर की गई थी। वह न केवल चंद्रा वर्मा से कमजोर नहीं था, बल्कि उससे थोड़ा ज्यादा ताकतवर भी था। वाह, वत्स वाकई पवन बादल नगरी का प्रतिनिधि बनने के योग्य है। शारीरिक शक्ति के मामले में वह चंद्रा वर्मा से कहीं अधिक शक्तिशाली है। लगता है इस साल की नई उत्कृष्टता सभा का विजेता एक बार फिर पवन बादल नगरी ही है। सिया ने टिप्पणी करते हुए कहा। पिताजी, आपने ये शब्द कुछ जल्दी ही कह दिए, है ना? भले ही चंद्रा वर्मा वत्स को हरा ना पाए, लेकिन मेरे नीलेश स्कूल का वो दानव अभी तक मंच पर आया ही नहीं है। इशिता ने मीठी मुस्कान के साथ सिया के पीछे खड़े होकर कहा। रुद्र वाकई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यह वत्स भी साधारण नहीं है। क्या आपने गौर नहीं किया कि उसने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है? उसने किसी भी रहस्यमयी तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया और जो मार्शल आर्ट कौशल उसने इस्तेमाल किए वे भी उसके सबसे शक्तिशाली कौशल नहीं थे।
मेरा अनुमान है कि अगर वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करे तो वह ओरिजिन क्षेत्र के तीसरे स्तर के योद्धाओं के बराबर हो सकता है। हालांकि रुद्र में काफी युद्ध शक्ति है, लेकिन वह अभी आध्यात्मिक क्षेत्र के केवल 8वें स्तर पर है। यदि उसकी साधना उत्पत्ति क्षेत्र के प्रथम स्तर की होती तो शायद वह वत्स को हरा पाता, लेकिन जब तक वह आध्यात्मिक क्षेत्र में है, चाहे वह 9वें स्तर पर ही क्यों न हो, वह वत्स को बिल्कुल भी नहीं हरा पाएगा। सिया ने सिर हिलाया। पिताजी, आप रुद्र को ठीक से नहीं समझते। आप जानते हैं कि वत्स ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि रुद्र ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया? इशिता सिया के विचारों से सहमत नहीं थी। तुम्हें रुद्र पर काफी भरोसा है ना? क्या तुम शर्त लगाना चाहोगे? सिया ने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। शर्त क्या? इशिता ने मुस्कुराते हुए पूछा। चंद्रा वर्मा निश्चित रूप से वत्स को हराने में असमर्थ होगी, इसलिए उसकी हार केवल समय की बात है। तो जाहिर है रुद्र और वत्स में लड़ाई होगी। मैं शर्त लगाती हूं कि रुद्र वत्स से हार जाएगा। अगर मैं जीत गई तो मैं तुम्हारी शादी का फैसला करूंगी। सिया ने कहा। पिताजी, आप फिर से मेरी शादी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? मैंने पहले भी कहा है, मैं अपनी शादी का फैसला खुद करूंगी। ये शब्द सुनकर इशिता स्पष्ट रूप से अनिच्छुक थी। अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो कोई बात नहीं, सिया ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा। मैं क्या करने की हिम्मत नहीं कर सकती? क्यों नहीं? अगर मैं जीत गई तो छोटी काव्या और उस अजित गुप्ता की शादी तोड़ दूंगी। इसमें क्या बुराई है? इशिता ने गंभीरता से कहा। ये तो उसी क्षण सिया ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और वह स्पष्ट रूप से एक कठिन परिस्थिति में था। क्या तुम्हारी हिम्मत नहीं? इशिता की आंखें दो अर्धचंद्राकार चंद्रमाओं की तरह हो गईं और उसने अपने पिता को तिरछी नजरों से देखते हुए मुस्कुराया, मानो वह अपने पिता को मुश्किल स्थिति में देखकर आनंद ले रही हो। तुम मजाक कर रहे हो? मैं ऐसा करने की हिम्मत क्यों न करूं? तो जैसा तुमने कहा, अगर रुद्र वत्स को हरा देता है और नई उत्कृष्टता सभा जीत लेता है तो मैं अजित परिवार से मिलने जाऊंगी और शादी रद्द करवा दूंगी। बेशक ये तभी होगा जब छोटी काव्या मान जाएगी, सिया ने गंभीरता से प्रतिज्ञा की। हे मेरे स्वामी जी, चिंता मत कीजिए। छोटी काव्या आपसे विवाह का वादा तोड़ने के लिए तरस रही है। इशिता की मुस्कान बेहद प्रसन्न थी और उसकी खुशी दिल से निकली थी। उसने पहले कुछ ही दूरी पर खड़ी काव्या की ओर देखा, फिर उसने अपनी निगाहें रुद्र की ओर डालीं और धीरे से कहा, रुद्र, छोटी काव्या की खुशी तुम पर निर्भर करेगी। पिता और पुत्री की बातचीत किसी ने नहीं सुनी क्योंकि उस समय सबकी निगाहें वत्स और चंद्रा वर्मा के मंच पर टिकी हुई थीं। दोनों के बीच का मुकाबला चरम पर पहुंच गया था। चंद्रा वर्मा लगातार जोरदार हमले कर रही थी और तरह तरह की शक्तिशाली मार्शल कलाओं का इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वत्स भी चंद्रा वर्मा की सभी कलाओं का इस्तेमाल कर सकता था। साथ ही चंद्रा वर्मा चाहे जिस भी कला का इस्तेमाल करे, वत्स हर बार चंद्रा वर्मा पर थोड़ा और दबाव डालता जा रहा था। उनकी आंखों के सामने ही सब देख सकते थे कि वत्स कितना शक्तिशाली था। इतने लंबे समय के बाद भी उसने चंद्रा वर्मा से गंभीरता से मुकाबला नहीं किया था। ऐसा लग रहा था मानो वह चंद्रा वर्मा के साथ सिर्फ खेल रहा हो। वत्स के सामने चंद्रा वर्मा का वो आत्मविश्वास नहीं था जो उसके पिछले प्रतिद्वंद्वियों के सामने था। उसका ठंडा और अभिमानी चेहरा पसीने की चमकती और पारदर्शी बूंदों से भर गया था और वह जोर जोर से सांस लेते हुए लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वत्स ने उसे लगभग हार की कगार पर ला खड़ा किया था। चंद्रा, तुम्हें हिम्मत बनाए रखनी होगी। चंद्र की आस्तीन में दोनों मुठ्ठियां पहले से ही कसकर भींची हुई थीं। चंद्रा वर्मा के लिए उसे पसीना आ रहा था। उनके स्वर्णिम बैंगनी नगरी को इस नई उत्कृष्टता सभा में जीत हासिल करनी ही थी, अन्यथा उन्हें करों का भुगतान करने में असमर्थता का सामना करना पड़ता। कर न चुकाने पर उन्हें सिंदूरी पक्षी नगर से जो दंड मिलेगा उसका तो जिक्र ही नहीं, वे दूसरे शहरों में हंसी का पात्र भी बन जाएंगे। भविष्य में वे चाहे जो भी करें, वे हमेशा दूसरों से एक पायदान नीचे ही रहेंगे और उनके लिए दोबारा सिर उठाना बहुत मुश्किल होगा। लेडी चंद्रा, आपको जीतना ही होगा। आप ये कर सकते हैं। चंद्र के मौन जयकारे के विपरीत स्वर्णिम बैंगनी नगरी के रक्षकों ने चंद्रा वर्मा के लिए जोर जोर से जयकारे लगाए और खुलेआम उसका समर्थन किया, क्योंकि स्वर्णिम बैंगनी नगरी का सारा सम्मान चंद्रा वर्मा पर टिका था। उनके लिए केवल जीत ही स्वीकार्य थी, हार नहीं। लेकिन हकीकत बेरहम थी। जब चंद्रा वर्मा की शारीरिक शक्ति लगभग पूरी तरह खत्म हो गई, तब वत्स ने आखिरकार पलटवार शुरू किया। उसका भयंकर हमला सबकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। हालांकि ये हमले के बेहद सरल तरीके थे और उसने किसी भी तरह की मार्शल आर्ट का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी उसकी ताकत देखकर लोग प्रशंसा से आहें भरते थे। उसके सामने चंद्रा वर्मा का कोई भी हमला बेकार था। वह बस वत्स को देखती रही जो धीरे धीरे उसके करीब आता जा रहा था। उस पल सबको आखिरकार पता चल गया कि दिखने में साधारण लगने वाला ये युवक कितना शक्तिशाली था। हालांकि चंद्रा वर्मा अपनी पीढ़ी के अन्य लोगों की तुलना में काफी उत्कृष्ट थी, फिर भी वत्स के सामने वह बहुत कमजोर साबित हुई। इस जूनियर को तुम हार गए।
अंततः वत्स चंद्रा वर्मा के सामने आ गया और उसकी स्त्री जैसी पतली हथेली ने चंद्रा वर्मा के कंधे पर दबाव डाला। हालांकि यह बहुत कोमल और कमजोर प्रतीत होता था, लेकिन उस हथेली की ताकत ने चंद्रा वर्मा को जबरदस्ती घुटनों के बल जमीन पर गिरा दिया और वह उठने में असमर्थ हो गई। ये कमीना अपनी ही बेटी को वत्स द्वारा लड़ाई के मंच पर घुटनों के बल बैठाए जाते देख चंद्रा अचानक गुस्से से उठ खड़ा हुआ और उसके चेहरे पर क्रोध की आग साफ दिखाई दी। फिर भी उसने सहन किया। उस परिस्थिति में उसे सहन करना ही पड़ा। पराजित चंद्रा वर्मा पराजित हो गई और वह पूरी तरह से पराजित हुई। यह अंत सभी की उम्मीदों से परे था, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वत्स के पास इतनी शक्ति छिपी होगी। वह इतना शक्तिशाली था कि समान साधना स्तर पर वह ये था। उस पल चौक के अंदर और बाहर हर जगह जयकारे गूंज उठे। परिणाम चाहे जो भी हो, वत्स और चंद्रा वर्मा ने उन्हें लड़ाई का एक शानदार नजारा पेश किया और वत्स का प्रथम स्थान का खिताब वाकई में पूरी तरह से योग्य था। पवन बादल नगरी के सभी लोग खुश और उत्साहित थे, खासकर पवन बादल नगरी के नगर प्रमुख। उनके चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी, क्योंकि उनकी पवन बादल नगरी एक बार फिर नई उत्कृष्टता सभा की विजेता बनी थी और उन्होंने सफलतापूर्वक 20 द्वितीय श्रेणी के शहरों के शीर्ष पद को बरकरार रखा था। पवन बादल नगरी के लोगों के विपरीत स्वर्णिम बैंगनी नगरी के लोग पूरी तरह से निराश थे। पहले तो उन्हें लगा था कि चंद्रा वर्मा की ताकत के बल पर वे विजयी होंगे, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वह वत्स से हार जाएगी। अगर उन्हें अगली बार नई उत्कृष्टता सभा में हार का सामना करना पड़ता तो वे हार जाते। ज्यादा से ज्यादा उन्हें थोड़ा अफसोस होता, लेकिन इस बार मामला अलग था। वे इस नई उत्कृष्टता सभा में हार नहीं सकते थे, क्योंकि अगर वे हार जाते तो उन्हें भारी बदनामी झेलनी पड़ती। लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। चंद्रा वर्मा मंच से नीचे उतर चुकी थी और हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी वही शांत और शालीन भाव थे, उसकी आंखों में आंसुओं की हल्की सी बूंदें थीं। ये स्पष्ट था कि वह अपनी हार के कारण दुखी थी। वत्स ने चंद्रा वर्मा की जाती हुई पीठ को देखकर मुस्कुराया। उसके होंठों के कोने पर एक घमंडी मुस्कान उभरी और वह धीरे धीरे मंच से नीचे उतरने लगा। यह नई उत्कृष्टता सभा अभी समाप्त नहीं हुई है। आपको इतनी जल्दी कहाँ जाना है? लेकिन ठीक उसी समय वत्स के पीछे से अचानक एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखते हुए वत्स के शांत चेहरे पर थोड़ी सी बेचैनी झलक उठी, क्योंकि उसने अचानक मंच पर एक युवक को प्रकट होते हुए देखा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे इसका बिल्कुल भी पता नहीं चला और उसे ये भी नहीं पता चला कि वह कब मंच पर आया। उस क्षण चौक के अंदर और बाहर मौजूद हर कोई उस दृश्य की ओर आकर्षित हो गया। किसी को भी पता नहीं चला कि वह युवक कब मंच पर गया। जाहिर है वह व्यक्ति रुद्र था। रुद्र, वह मंच पर क्यों गया? क्या वह मरना चाहता है? स्वर्णिम बैंगनी नगरी के लोग क्रोध से भरे हुए थे। चंद्रा वर्मा भी वत्स के हाथों हार गई थी, इसलिए उन्हें लगा कि रुद्र की जीत संभव नहीं है। बल्कि उन्हें लगा कि रुद्र की और भी बदनामी होगी। क्या तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? रुद्र का आकलन करने के बाद वत्स ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। चुनौती? इसकी तो बात ही मत करो, है ना? मुझे तो बस इस नई उत्कृष्टता सभा का विजेता बनने में दिलचस्पी है। और तुम तो बस मेरी जीत की राह में एक कदम हो। रुद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी निगाहों में आलस्य झलक रहा था। वत्स और चंद्रा वर्मा के बीच युद्ध के बाद भी रुद्र ने वत्स को नजरअंदाज कर दिया था। आप वाकई बहुत बहादुर हैं। मेरी शक्ति प्रदर्शन के बाद मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करने वाले आप वास्तव में पहले व्यक्ति हैं। वत्स के चेहरे पर मुस्कान बरकरार थी और वह बेहद दयालु लग रहा था। हालांकि लोग पहले से ही जानते थे कि वह सांसारिक मामलों से दूर रहने वाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह बेहद अभिमानी था। बस फर्क इतना था कि वह अपने अभिमान को बहुत गहराई से छुपाता था। इसका मतलब यह है कि आपके पिछले प्रतिद्वंदी कमजोर थे, या शायद आपके एपेक्स स्कूल में कोई विशेषज्ञ ही नहीं है। रुद्र ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। नीलेश प्रांत में तुम पहले व्यक्ति हो जो ये कहने की हिम्मत करते हो कि मेरे एपेक्स स्कूल में कोई विशेषज्ञ नहीं है। वत्स की तलवार जैसी भौहें अंदर की ओर झुक गईं और उनकी निगाहों में ठंडी चमक दिखाई दी। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें अपने एपेक्स स्कूल के बारे में बुरा भला कहने वाले लोगों से कोई आपत्ति नहीं थी। मैं तो बस सच कह रहा हूँ। रुद्र ने कंधे उचकाए और काफी उदासीन लग रहा था। जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो आगे बढ़ो। मुझे हराते ही ये चैंपियनशिप तुम्हारी हो जाएगी। वैसे ये बताने में कोई हर्ज नहीं है कि मैं तुम्हें चंद्रा वर्मा से भी ज्यादा बुरी तरह हराऊंगा। वत्स ने हाथ से हुक का आकार बनाया और रुद्र को चुनौती देने का इशारा किया। जैसी आपकी इच्छा। वूश! रुद्र ने हमला किया। उसने रहस्यमयी तकनीक का प्रयोग किया और उसकी भव्यता इंद्रधनुष की तरह प्रभावशाली थी। उसका शरीर थोड़ा आगे की ओर झुका और वह हवा की तरह वत्स के सामने आ पहुंचा। उसकी गति अत्यंत तीव्र थी और सभी लोग दंग रह गए। रुद्र की भुजाएं खुलती और बंद होती हुई तेजी से नाच रही थीं। उनका हर कौशल और शैली उत्कृष्ट और बेजोड़ थी। उनके हमले बिजली की तरह तेज और पर्वत चोटियों की तरह शक्तिशाली थे। उनकी मुट्ठियां लोहे जैसी और उनके पैर चाबुक जैसे थे।
उनके मुंह के तूफान की तरह आक्रमण करते थे और वत्स को घेर लेते थे। इस व्यक्ति के पास इतनी प्रबल शक्ति कैसे हो सकती है? आध्यात्मिक क्षेत्र की साधना से इसकी शक्ति मूल क्षेत्र से कम नहीं है। रुद्र के हमलों ने मैदान में मौजूद लोगों में हैरानी की लहर दौड़ा दी। सबकी निगाहें रुद्र के मुक्केबाजी के तरीकों पर टिक गईं। शहर के विभिन्न सरदारों की भौहें तन गईं और उनकी आंखें चमक उठीं। हालांकि उन्हें पहले से ही पता था कि रुद्र एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना शक्तिशाली होगा। आपको अपने काम की अच्छी जानकारी है। रुद्र के शक्तिशाली और भयंकर हमलों का सामना करते हुए वत्स अप्रत्याशित रूप से आसानी से मुकाबला नहीं कर सका। उसे लगातार पीछे हटना पड़ा और धीरे धीरे उसकी प्रतिरोध क्षमता भी कम होती गई। रुद्र का शरीर असामान्य रूप से कठोर था, इसलिए जब भी वह रुद्र के शरीर से जोर से टकराता तो उस हिस्से में सुन्नापन सा महसूस होता था। वह रुद्र के हमलों को रोकने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करने की हिम्मत ही नहीं करता था, क्योंकि वह उन्हें रोक ही नहीं सकता था। झटके से अचानक रुद्र ने एक और जोरदार और घातक मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी से हवा निकली और सीधे उसके चेहरे की ओर बढ़ी। वत्स के पास बचने की कोई जगह नहीं थी। ये देखकर वत्स ने दांत पीसे और ठंडी सांस ली। उसके चारों ओर की हवा अचानक सीधी हो गई और अदृश्य शक्ति का एक विस्फोट हुआ। उसके शरीर में निहित मूल शक्ति ज्वालामुखी विस्फोट की तरह थी और निकलते ही उसने सब कुछ निगल लिया। प्रबल शक्ति ने एक निराकार बवंडर का रूप ले लिया और रुद्र को जोर से पीछे धकेल दिया। जिस समय रुद्र को पीछे धकेला गया, उसी समय वत्स आगे बढ़ा, अपनी दोनों भुजाओं को लहराया, बेतरतीब ढंग से अपनी मुट्ठियां चलाईं और रुद्र के पहले के हमले का जवाब देते हुए उस पर पलटवार करना शुरू कर दिया। आखिरकार तुमने उस रहस्यमयी तकनीक का इस्तेमाल कर ही लिया। रुद्र को पल भर में फायदे में देखकर नुकसान में बदलते देख इशिता थोड़ी परेशान हो गई। वह जानती थी कि वत्स गंभीर हो गया है और रहस्यमयी तकनीक का इस्तेमाल करने वाले उस शख्स की ताकत ओरिजिन क्षेत्र के तीसरे स्तर के बराबर है। रुद्र वाकई बहुत मुश्किल में फंस गया था। इशिता, जैसा कि मैंने कहा, रुद्र वत्स को हरा नहीं सकता। हालांकि आध्यात्मिक क्षेत्र के 8वें स्तर की साधना के साथ यह सब कर पाना, उसे चमत्कार करना ही कहा जा सकता है। अगर दोनों एक ही साधना स्तर पर होते तो रुद्र निश्चित रूप से वत्स को हरा देता, लेकिन अफसोस उनका साधना स्तर एक जैसा नहीं है। सिया ने अपनी ठुड्डी पर उगी सूखी दाढ़ी को सहलाया और गर्व भरी मुस्कान के साथ बोला, छी पिताजी, परिणाम अभी निश्चित नहीं है, इसलिए इतनी जल्दी ये शब्द मत कहिए। इशिता ने अपने होंठ सिकुड़े और मंच पर मौजूद दोनों लोगों को देखती रही। दरअसल मैं देखना चाहता हूं कि रुद्र किस हद तक सहन कर सकता है। अगर वह चंद्रा वर्मा से ज्यादा देर तक टिक सकता है तो वह वाकई काफी प्रभावशाली होगा और उसे निश्चित रूप से हमारे साथ शामिल कर लेना चाहिए। सिया ने भी गंभीरता से अवलोकन किया। हालांकि उसे लगता था कि रुद्र जीत नहीं सकता, लेकिन रुद्र की प्रतिभा ने उसे रुद्र के प्रति सम्मान का भाव जगा दिया था। चाहे वह जीते या हारे, वह रुद्र को अपने करीब लाने की हर संभव कोशिश करेगा। कैसा रहेगा? इसे कहते हैं अपने ही कर्मों का फल चखाना। वत्स ने रहस्यमयी तकनीक का प्रयोग किया और उसके शरीर के प्रत्येक भाग पर उसकी मूल शक्ति कई गुना बढ़ गई। उसने अपना हाथ और पैर उठाया और उसके नियंत्रण में मौजूद चारों ओर की मूल शक्ति ने रुद्र को गहराई से जकड़ लिया। तुम तो गंभीर हो गए, लेकिन मैं अभी तक नहीं हुआ हूं। रुद्र ने अजीब सी मुस्कान बिखेरी और अचानक पीछे हटना बंद कर दिया। उसने एक हाथ से वत्स द्वारा उसकी ओर फेंके जा रहे मुक्के और पैर पर प्रहार किया। कई हथेलियां प्रकट हुईं और ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत बड़े हाथ वत्स की ओर बढ़ रहे हों। युद्ध कौशल। वत्स अचानक हुए इस बदलाव से बेहद चकित था, क्योंकि रुद्र की सभी मायावी हथेलियां साकार हो गई थीं और वह ये पता नहीं लगा पा रहा था कि उनमें से कौन सी असली हैं या नकली, और वह उनके आर पार नहीं देख पा रहा था। ये तो सिर्फ तीसरे दर्जे का मार्शल कौशल है। मेरी आंखों के सामने इसे दिखाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हालांकि चौंकना तो चौंकना ही था और वत्स घबराया नहीं। उसने अचानक जोर से चिल्लाया और उसके शरीर में मौजूद मूल शक्ति विशेष नसों के जरिए उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसके शरीर से एक चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी निकली और साथ ही अविनाशी होने का आभास भी हुआ। उस पल चारों ओर एक भयावह वातावरण के साथ प्रकाश फैल गया। अब उसका शरीर खून और मांस का नहीं लग रहा था। वह मानो सोने और तांबे से बना एक युद्ध देवता था। ये सही था। वत्स ने एपेक्स स्कूल की अनूठी मार्शल कला का इस्तेमाल किया। ये चौथे दर्जे की शक्तिवर्धक मार्शल कला गोल्डन आर्मर स्टील बॉडी थी। रुद्र ने पहले जिस एपेक्स स्कूल के शिष्य से लड़ाई की थी, उसने भी इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार वत्स द्वारा इसका इस्तेमाल करने पर शक्ति बिल्कुल अलग थी। उसने सचमुच इसके साथ नई ऊंचाइयों को छुआ। झूठा साहस। देखो कैसे मेरा स्वर्ण कवच, इस्पात से बना शरीर, इसे चकनाचूर कर देता है। वत्स ने कई मुक्के मारे और रुद्र के मायावी हाथों को बलपूर्वक तितर बितर कर दिया। उसका अंतिम मुक्का रुद्र के मायावी हाथ से जोरदार ढंग से टकराया। धड़ाम, एक मुक्का और हथेली टकराए और इतनी जोरदार आवाज हुई जैसे स्टील आपस में टकराया हो। ऊर्जा की विशाल लहरों ने दोनों लोगों को चौंका दिया और उन्हें कई कदम पीछे धकेल दिया।
उस समय सभी को लगा कि रुद्र बुरी तरह घायल हो गया है। आखिरकार अगर रुद्र अपने तीसरे दर्जे का मार्शल कौशल से वत्स के चौथे दर्जे का मार्शल कौशल का मुकाबला करता तो वह सीधे मौत को दावत दे रहा होता। हालांकि जब लोगों को लगा कि वत्स की मुट्ठी को रोकने के लिए रुद्र ने जिस हथेली का इस्तेमाल किया था वह टूट गई है, तो रुद्र का शरीर चीते की तरह फुर्तीला हो गया और वह अचानक वत्स की ओर कूद पड़ा। शानदार गोल्डन आर्मर स्टील बॉडी। मैं रुद्र देखूंगा कि कौन किसको तोड़ता है। उस क्षण रुद्र के शरीर में परिवर्तन हो रहा था। सफेद रंग की बिजली की लपटें उसके पूरे शरीर को घेरे हुए थीं और हर तरफ से तेज बिजली कड़क रही थी। बिजली के झटकों के बीच कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहटें लगातार सुनाई दे रही थीं और साथ ही चकाचौंध कर देने वाली चिंगारियां भी निकल रही थीं। उसका रूप बेहद डरावना था। क्या ये शक्ति रैंक 5 कौशल है? नहीं, ये रैंक 4 कौशल है जिसमें रैंक 5 कौशल की शक्ति है। वत्स के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रुद्र के पास इतनी शक्तिशाली तकनीक होगी। 5वें स्तर की मार्शल कला साधारण लोगों के बस की बात नहीं होती। वर्तमान में रुद्र के पूरे शरीर पर बिजली लिपटी हुई थी। बिजली के सांप दहाड़ रहे थे और वह अब किसी इंसान जैसा नहीं लग रहा था। वह बिजली से निर्मित किसी युद्ध देवता जैसा प्रतीत हो रहा था। रुद्र की शक्ति देखकर सब लोग दंग रह गए। आध्यात्मिक ऊर्जा को भौतिक रूप में परिवर्तित करने के लिए किसी मार्शल कौशल का रैंक 5 होना आवश्यक था। ये जानकर आश्चर्य होता है कि नीलेश प्रांत में सबसे शक्तिशाली केवल 6ठे दर्जे के मार्शल कौशल वाले ही थे। 5वें दर्जे के मार्शल कौशल की तो कई लोग कामना करते थे, लेकिन उन्हें वह कभी नहीं मिल पाता था। हालांकि रुद्र जैसे एक युवक ने ऐसा असाधारण मार्शल कौशल हासिल कर लिया। स्वाभाविक रूप से कई लोग उसकी प्रशंसा और सम्मान करते थे। हालांकि वत्स, जिसे अपने स्वर्ण कवच इस्पात शरीर पर पूरा भरोसा था, जरा भी नहीं डरा। उसने अपना हाथ उठाया और रुद्र की ओर दौड़ पड़ा। बिजली के सांप और सुनहरी रोशनी के बीच टक्कर होते ही शरीर की रक्षा करने वाले मार्शल कौशल से लैस दोनों लोगों के बीच भयंकर शारीरिक संघर्ष शुरू हो गया। हालांकि जैसे ही उन्होंने हमला किया, फायदे और नुकसान का तुरंत पता चल गया। रुद्र के बिजली के सांप बेहद शक्तिशाली थे और उनकी आक्रमण शक्ति असीमित थी। संयोगवश वत्स का मार्शल कौशल रक्षात्मक था, इसलिए रुद्र ने उसे जल्दी ही दबाव में डाल दिया। बैंग 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 उनके मुक्के और लात लगातार चल रहे थे और टकराते जा रहे थे। हर बार टकराने पर एक कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट होती थी। हर बार प्रहार करने पर तेज लहरें उठती थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हर लहर के शांत होते ही वत्स एक कदम पीछे हट जाता और रुद्र आगे बढ़ जाता। हे भगवान, रुद्र किस तरह का व्यक्ति है? वह आत्मा क्षेत्र के 8वें स्तर की साधना का उपयोग करके उत्पत्ति क्षेत्र के दूसरे स्तर पर मौजूद वत्स पर दबाव बना सकता है। लोग लगातार चीखते रहे और कई लोगों का खून खौल उठा क्योंकि उनके सामने का दृश्य एक भयावह सच्चाई बयां कर रहा था। रुद्र, जो शरीर से प्राप्त आध्यात्मिक ऊर्जा से संघनित मार्शल कौशल पर निर्भर था, ओरिजिन पावर वाले वत्स पर दबाव बना रहा था। कितना शक्तिशाली! मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि रुद्र इतना शक्तिशाली होगा। लगता है कि शायद वह सचमुच मेरे स्वर्णिम बैंगनी नगरी की मदद कर सकता है और चैंपियन बन सकता है। चंद्र और स्वर्णिम बैंगनी नगरी के कई रक्षक खुश और उत्साहित थे। शुरुआत में उन्हें चंद्रा वर्मा से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि रुद्र एक ही चीख से सबको चौंका देगा। इससे पहले निराश दिख रहे लोगों को फिर से उम्मीद की किरण दिखाई दी। क्या तुम इस स्वर्णिम कवच स्टील शरीर का इस्तेमाल मुझे कुचलने के लिए नहीं करने वाले थे? तुम मुझसे इस तरह क्यों हार रहे हो? रुद्र के शरीर के चारों ओर बिजली लिपटी हुई थी और वो सिर्फ एक विचार से गतिमान हो जाती थी। उसे खुद हमला करने की भी जरूरत नहीं थी, उसे बस आगे बढ़ना था। इससे वो वत्स को लगातार पीछे हटने पर मजबूर कर सकता था और भले ही उसका शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, वो रुद्र के बिजली के वार का सामना नहीं कर सकता था। मुझे हराने की कोशिश करोगे? तुम इसके लायक नहीं हो। रुद्र की वजह से वत्स थोड़ा चिंतित हो गया, इसलिए उसने अपने कॉस्मोस सेक से 2 बड़े गहरे काले रंग के ब्लेड निकाले। ब्लेड एकदम काले थे और उन्हें देखकर यह बताना मुश्किल था कि वे किस चीज से बने हैं। धार तेज नहीं थी, फिर भी वह असामान्य रूप से कठोर प्रतीत होती थी। ये निश्चित रूप से कोई सामान्य हथियार नहीं था। वूश वूश, वत्स के हाथों में मौजूद 2 तलवारें लहराई गईं और उनसे काले रंग की 2 किरणें निकलीं। ये बेहद विचित्र था और ऐसा लग रहा था मानो यह आध्यात्मिक ऊर्जा को काट सकता है और मूल शक्ति को नष्ट कर सकता है। इसने सचमुच रुद्र के बिजली के कोड़े को काट दिया और वह हवा में गायब हो गया। कोड़े को काटने के बाद वत्स ने बचाव को आक्रमण में बदल दिया और रुद्र पर हमला करना शुरू कर दिया। रुद्र ने गहरी भौहें चढ़ाईं क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि दुनिया में ऐसा कोई अजीब हथियार होगा जो मार्शल आर्ट को भी काट सकता है। हालांकि आश्चर्य तो आश्चर्य ही होता है। रुद्र पीछे नहीं हटा और विचारों में बदलाव के साथ ही उसके शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा विस्फोट की तरह बाहर निकली। गर्जन, उसके शरीर से भयंकर बिजली निकली और उससे कई लंबे विशालकाय बिजली के अजगर बन गए। बिजली के अजगर दहाड़े और उनकी गर्जना से पूरा
वातावरण गूंज उठा, उनकी प्रबल शक्ति से मंच भी बुरी तरह कांप उठा। आखिरकार, ये केवल चौथे दर्जे की मार्शल कला है। चाहे ये कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, मैं इसे आसानी से काट सकता हूँ। वत्स ने ठंडी सांस ली और उसका हमला जरा भी कम नहीं हुआ। काले रंग की कई किरणें हवा में फैल गईं और उसने विशालकाय बिजली के ड्रैगनों को काट डाला। उनके गायब होते ही उसने रुद्र के शरीर की ओर वार किया। धिक्कार है, इस आदमी की तलवार सचमुच मेरी तीनों वज्र शक्ति को तोड़ सकती है। रुद्र पूरी तरह से हैरान था और उसने आखिरकार उस तलवार की शक्ति का अनुभव किया। ये तो काले सोने के ब्लेड हैं। ये काले सोने से बने हैं और ये 5वें रैंक से नीचे के सभी मार्शल स्किल्स को काट सकते हैं। किसी ने चिल्लाकर कहा, क्योंकि उसने पहचान लिया था कि काले रंग का ब्लेड कहाँ से आया है। ये तो काले सोने के ब्लेड हैं। ये तो एक तरह का खजाना है और इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। ये वत्स कहाँ से आया कि उसके पास ऐसे ब्लेड हैं? और उसके पास तो दो हैं। वत्स के हाथों में मौजूद हथियारों के काले सोने के ब्लेड देखकर लोग हैरान रह गए, क्योंकि काले सोने के ब्लेड की कीमत बहुत ज्यादा होती है। ये वही है, मैं जानती हूँ कि ये कौन है। उसी क्षण चंद्र के पीछे खड़ी चंद्रा वर्मा ने अपना छोटा सा मुंह थोड़ा सा खोला और उसकी चमकती आंखों में आश्चर्य का भाव झलक रहा था। चंद्रा, क्या हुआ? उस वत्स का क्या हुआ? चंद्र को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने जल्दी से पूछा। वे 2 काले सुनहरे रंग के ब्लेड, मुझे कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ये वही है। मेरे एपेक्स स्कूल की मुख्य शिष्य परीक्षा में एक शिष्य ने 3रे स्तर के मूल क्षेत्र की शक्ति वाले एक विशालकाय राक्षस को मार डाला और उस वर्ष की मुख्य शिष्य परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। हालांकि किसी ने भी उस व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देखा था, इसलिए कोई नहीं जानता था कि वह कौन था और इसी वजह से यह एक रहस्य बन गया। लेकिन किसी ने यह जरूर देखा था कि वह एक युवक था जिसके हाथ में 2 काले सुनहरे रंग के ब्लेड थे। चंद्रा वर्मा ने गंभीरता से कहा, क्या वो वत्स इतना ताकतवर है? न सिर्फ चंद्र, बल्कि स्वर्णिम बैंगनी नगरी के अन्य गार्ड भी हैरान रह गए और उनके चेहरे पर सदमा साफ झलक रहा था। विशालकाय जीव अत्यंत शक्तिशाली प्राणी थे। उत्पत्ति क्षेत्र के 3रे स्तर का विशालकाय जीव वास्तव में असाधारण था। उस विशालकाय जीव को मार गिराने की क्षमता का प्रमाण ये था कि वत्स एक बेहद शक्तिशाली व्यक्ति था और निस्संदेह एक प्रतिभाशाली प्रतिभा का धनी था। वूश वूश वूश, युद्ध के मैदान पर काले रंग की किरणें चमक रही थीं और वत्स का हमला असामान्य रूप से भयंकर था। उस क्षण रुद्र केवल शाही आकाश तकनीक की निश्चित गति पर भरोसा करते हुए मैदान पर बेतरतीब ढंग से भाग सकता था और वत्स के कमजोर बिंदुओं पर 3 वज्र शैलियों से हमला कर सकता था। लेकिन वत्स को कम आंकना नामुमकिन था। उसकी प्रतिक्रियाएं बेहद तेज थीं और रुद्र के हमले उस पर बेअसर साबित होते थे। हर बार जब भी उसका हमला लक्ष्य तक पहुंचने वाला होता, उसकी सुनहरी काली तलवार उसे काट कर रख देती थी। ये बेकार है। ये काले सुनहरे रंग की तलवार 5वें रैंक से नीचे के सभी मार्शल कौशलों को काट सकती है। हालांकि तुम्हारी बिजली जैसी तकनीकें शक्ति के मामले में 5वें रैंक के मार्शल कौशलों से कमजोर नहीं हैं, लेकिन अंततः ये चौथे रैंक का मार्शल कौशल है और इससे मुझे किसी भी तरह का खतरा नहीं है। वत्स ने छलांग लगाई और रुद्र पर हमला कर दिया। उसकी गति पिछली बार से भी तेज थी। 5वें रैंक की मार्शल स्किल्स याद दिलाने के लिए धन्यवाद। उस क्षण रुद्र ने अब और बचने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसके होंठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान थी और वह वहीं खड़ा रहा, वत्स के आगे आने का इंतजार करता रहा। क्या रुद्र बेवकूफ है? वह चकमा क्यों नहीं दे रहा है? जब लोगों ने वह दृश्य देखा तो वे अत्यंत स्तब्ध रह गए, क्योंकि उस काले सुनहरे रंग की तलवार की शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता था। वह तो मार्शल आर्ट को भी भेद सकती थी। अगर वह रुद्र के शरीर पर पड़ती तो परिणाम अकल्पनीय होता। वूश! हालांकि उसी समय रुद्र ने अचानक अपनी दोनों मुट्ठियां भींच लीं और उसके हाथों में एक सुनहरे रंग का भाला प्रकट हो गया। वह आगे बढ़ा, अपनी भुजाएं लहराईं और उसके हाथों में मौजूद सुनहरे रंग का भाला एक सुनहरे अजगर में बदल गया और वत्स की ओर झपटा। एक जोरदार धमाके के साथ वत्स के हाथ में मौजूद काला सुनहरा ब्लेड हवा में उड़ गया। वत्स ने पीछे मुड़कर देखा और कुछ कदम पीछे हट गया और उसके बाएं हाथ की हथेली पर, जिसमें काला सुनहरा ब्लेड था, खून लगा हुआ था। एक काले सुनहरे रंग का ब्लेड वत्स के हाथ से छूटकर लड़ाई के मंच से दूर जा गिरा और जमीन में धंस गया। वत्स के बाएं हाथ से लगातार खून बह रहा था और यह स्पष्ट था कि उसे मामूली चोट नहीं आई थी। रुद्र की ओर देखते हुए उसके दोनों हाथ सुनहरे रंग के भाले को कसकर पकड़े हुए थे। सुनहरा भाला चमक रहा था और हालांकि वह सुनहरी रोशनी से संघनित था, फिर भी वह असाधारण रूप से शक्तिशाली था और दमनकारी शक्ति उत्सर्जित कर रहा था। आपने कहा था कि जब तक ये रैंक 5 की मार्शल स्किल नहीं है, तब तक आप इसे काट सकते हैं। तो क्यों न मैं तुम्हें दिखा ही दूं कि 5वें दर्जे का मार्शल कौशल क्या होता है। रुद्र ने सुनहरी भाला वत्स की ओर तान दी। हे भगवान, ये शक्ति तो निस्संदेह 5वें स्तर की मार्शल स्किल है। सचमुच 5वें स्तर की मार्शल स्किल है। रुद्र तो 5वें स्तर की मार्शल स्किल को नियंत्रित कर सकता है। उस पल हर तरफ हैरानी की चीखें गूंज उठीं।
ऐसा नहीं था कि वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति 5वें दर्जे की मार्शल कला का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, बल्कि रुद्र की उम्र में 5वें दर्जे की कला का इस्तेमाल कर पाना अभूतपूर्व था। आखिरकार रैंक 5 की मार्शल कलाओं के लिए शारीरिक और बौद्ध संबंधी आवश्यकताएं अत्यंत उच्च थीं। यदि किसी का शरीर उस मानक तक नहीं पहुंचता, तो भले ही वह कौशलों के रहस्य को समझ ले, उसका उपयोग नहीं कर सकता। यदि उसकी बोध शक्ति पर्याप्त नहीं है, तो भले ही उसका शरीर उस मानक तक पहुंच जाए, वह उसका अभ्यास नहीं कर सकता। अधिकांश लोगों ने कई वर्षों तक साधना की थी और मार्शल साधना के मार्ग पर एक निश्चित समझ हासिल करने के बाद और साधना में एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद वे सफलतापूर्वक रैंक 5 मार्शल कौशल का अभ्यास कर सकते थे। रुद्र की उम्र और साधना को देखते हुए ये बात समझ से परे थी कि वह 5वें दर्जे की मार्शल कला का उपयोग कैसे कर पा रहा था। क्या ये व्यक्ति सचमुच इतना प्रतिभाशाली है कि 100 साल बाद भी उसे पहचानना मुश्किल होगा? उस समय यह विचार कई लोगों के मन में आया, क्योंकि रुद्र के प्रदर्शन ने लोगों को सचमुच बहुत चौंका दिया था। उसने बार बार लोगों के उसके प्रति नजरिए को पूरी तरह से बदल दिया। पहले तो उन्हें लगा कि वह सिर्फ एक कमतर पद भरने के लिए वहां है, और उन्होंने तो यहाँ तक मजाक उड़ाया कि स्वर्णिम बैंगनी नगरी को उसके जैसा व्यक्ति कैसे मिल गया। लेकिन अब पीछे मुड़कर देखें तो वह कमजोर कैसे लग सकता था। वह तो सचमुच एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति था जैसा 100 साल में भी किसी को नहीं मिलता, विशेषकर स्वर्णिम बैंगनी नगरी के प्रतिभागी। उस क्षण उनकी भावनाएं सबसे जटिल थीं। वे पहले रुद्र को नीचा समझते थे और महसूस करते थे कि वह स्वर्णिम बैंगनी नगरी की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है। लेकिन अब जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो उनकी तुलना रुद्र से करना नामुमकिन था, क्योंकि रुद्र उनसे कहीं ज्यादा काबिल था। इससे उन्हें काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। उस जैसे शिष्य के प्रकट होने से नीलेश स्कूल का अभूतपूर्व उत्थान होगा। भविष्य में वे निश्चित रूप से महान उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और अब वे द्वितीय श्रेणी का स्कूल नहीं रहेंगे। कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि रुद्र अपने शानदार प्रदर्शन से नीलेश स्कूल को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। हालांकि वह द्वितीय श्रेणी के शिष्य का दर्जा रखता था, लेकिन उसमें प्रथम श्रेणी के शिष्य को भी प्रभावित करने की क्षमता थी। वह इतना छोटा था, चाहे साधना का समय हो या युद्ध का अनुभव, वह दूसरों से बहुत आगे था। इन्हीं बातों ने रुद्र की असाधारण खूबियों को और भी उजागर किया। वह बहुत ताकतवर है, ये व्यक्ति इतना ताकतवर है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि इशिता ने ये शब्द कहे। चंद्र और बाकी लोग काफी हैरान थे और उन्हें एक बार फिर जीत की उम्मीद नजर आई। हालांकि केवल चंद्रा वर्मा ने ही भौहें चढ़ाकर कहा, यह इतना आसान नहीं होगा। वत्स को कभी कम मत आंकना। वह निस्संदेह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उसने एपेक्स स्कूल की मुख्य शिष्य परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा 1 साल पहले ही उसने उस भयानक राक्षस को मारा था। 1 साल के भीतर उसके कौशल में कोई सुधार न होना असंभव था। आखिर रैंक 5 की मार्शल स्किल्स केवल नीलेश स्कूल के पास ही नहीं होती। मेरे एपेक्स स्कूल में भी ऐसे कई कुशल योद्धा हैं। चंद्रा, तुम्हारा मतलब क्या है? चंद्रा वर्मा की बात सुनकर चंद्र और बाकी सब बेचैन हो गए, क्योंकि उन्हें अचानक याद आया कि एपेक्स स्कूल नीलेश प्रांत का नंबर 1 स्कूल था। ये नीलेश प्रांत के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों का जमावड़ा स्थल था। इसके अलावा वत्स ने शिष्यों की मुख्य परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, जिससे ये साबित होता है कि वह असाधारण प्रतिभाओं में भी एक विलक्षण प्रतिभा थे। उनकी क्षमता संभवतः इससे कहीं अधिक थी। तुम्हें क्या लगता है कि 5वें स्तर के कौशल सिर्फ तुम्हें ही आते हैं? आज के लिए मैंने तुम्हारे साथ बहुत खेल लिया है। मैं थक गया हूं और मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हारी आंखें खोल दूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि 5वें स्तर के असली मार्शल कौशल क्या होते हैं। अचानक वत्स की आभा में परिवर्तन आने लगा। उसके शरीर के भीतर से अवर्णनीय रूप से शक्तिशाली शक्ति की लहर फूट पड़ी। उसकी साधना तेजी से बढ़ रही थी, यहाँ तक कि उसका घायल बायां हाथ भी ठीक होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उसका पुनर्जन्म हो रहा हो। उसके इस परिवर्तन से मंच भी बुरी तरह कांप उठा और उसके पैरों के नीचे दरारें फैलने लगीं। नंगी आंखों से दिखाई देने वाली उत्पत्ति शक्ति की परतें उसके चारों ओर एक ढाल की तरह घूमने लगीं। यह आभा बहुत प्रबल है। उसकी शक्ति लगातार बदल रही है और बढ़ रही है। हे भगवान, वह तो उत्पत्ति क्षेत्र के दूसरे स्तर के शिखर पर पहुंच गया है। ये कौन सी मार्शल कला है? ये तो उसके अपने सार में ही परिवर्तन ला सकती है। वत्स की लगातार मजबूत होती आभा को महसूस करते हुए सभी लोग आश्चर्य से विस्मय से भर उठे। असंभव, उसने सचमुच ये कौशल विकसित किया, लेकिन ये कैसे संभव है? कई प्रमुख शिष्यों ने वर्षों तक इसका अध्ययन किया, फिर भी वे सफल नहीं हुए। लेकिन वह सफल हो गया। चंद्रा वर्मा की खूबसूरत गोल आंखें हैरानी से भर उठीं और उसके ठंडे और गर्वित चेहरे पर सदमा झलक रहा था। चंद्रा, ये कौन सी मार्शल कला है? चंद्र और अन्य लोगों ने एक साथ पूछा। इसे मेरे एपेक्स स्कूल में 5वीं रैंक की सबसे कठिन मार्शल स्किल कहा जाता है। इसे 5वीं रैंक की सबसे शक्तिशाली मार्शल स्किल, घातक 7 चोट पहुंचाने वाली मुठियां के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रा वर्मा की आवाज आश्चर्य और प्रशंसा से भरी हुई थी।
हाँ, ठीक उसी समय वत्स ने अचानक जोर से चिल्लाते हुए अपने पैर फैलाए और पूरी ताकत से जमीन पर पटका। मंच पर 2 गहरे गड्ढे बन गए और उसने अपने दोनों पैर उनमें डाल दिए। उसके बाद उसने मुट्ठी भींची और हवा में ही रुद्र की ओर एक मुक्का मारा। वाह! मुक्का मारते ही जोरदार आवाज हुई। निराकार मूल शक्ति का प्रवाह हुआ और वह धीरे धीरे साकार हो उठी। वह अर्धपारदर्शी मूल शक्ति की मुट्ठी में तब्दील हो गई, जिसकी शक्ति लगभग अजेय थी, और वह रुद्र की ओर उड़ती हुई आगे बढ़ी। मुक्का बेहद तेज था और उससे बचना या उसे चकमा देना लगभग नामुमकिन था। ऐसी स्थिति में रुद्र ने तुरंत अपना दाहिना हाथ हिलाया और सुनहरा भाला फेंक दिया। धमाका! दोनों चीजें आपस में टकराईं और पलकम में एक कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट हुई। ऊर्जा की तीव्र लहरें हवा में फैल गईं और हवा की धाराओं से बने एक बवंडर का रूप ले लिया और सब कुछ अपनी चपेट में लेने लगीं। काफी सारे तरीके हैं, लेकिन देखते हैं कि आप अगले तरीकों को कैसे रोकेंगे। वत्स ने ठंडी मुस्कान के साथ फिर से गुस्से में दहाड़ लगाए। उसने कई मुट्ठियां चलाईं और उनकी घनी शक्ति से भरी मुट्ठियां हवा में गूंज उठीं। हर एक मुक्के की शक्ति पहले वाले से कम नहीं थी। वह शक्ति वाकई भयानक थी। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं इसे कैसे रोकूंगा। ये देखकर रुद्र ने ठंडी सांस ली और अचानक अपने बाएं हाथ से एक सुनहरी ढाल बनाई। ढाल बहुत बड़ी थी और उसे अपने सामने रखने पर वह खुद की रक्षा करने के लिए बिल्कुल पर्याप्त थी। बूम 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 बूम! ठीक उसी समय ओरिजिन पावर फिस्ट्स आ गए और उन्होंने सुनहरी ढाल पर लगातार प्रहार करना शुरू कर दिया। प्रबल बल के कारण सुनहरी ढाल तेजी से मंद पड़ने लगी, क्योंकि वह बल का सामना करने में असमर्थ थी और जल्द ही गायब होने वाली थी। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं आज आपसे हार जाऊंगा। रुद्र ने दांत पीसते हुए अपने शरीर में मौजूद आध्यात्मिक शक्ति को लगातार अपने बाएं हाथ पर मौजूद सुनहरी ढाल में प्रवाहित करना शुरू कर दिया। इससे सुनहरी ढाल की स्थिति बनी रही और वत्स के घातक 7 घातक मुक्कों का वार उस पर रुक गया। क्या उसने इसे रोक दिया? वहां मौजूद सभी लोगों ने राहत की सांस ली। मूल शक्ति के मुक्कों की शक्ति कोई मामूली बात नहीं थी और यहां तक कि वहां मौजूद कुछ विशेषज्ञों को भी इसे गंभीरता से लेना पड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि घातक 7 चोट पहुंचाने वाले मुक्के सामान्य रैंक 5 मार्शल कौशल के बराबर नहीं थे। ये रैंक 5 मार्शल कौशलों में से एक सर्वश्रेष्ठ कौशल था। हालांकि रुद्र ने इतने शक्तिशाली हमले को रोक दिया। अन्य लोगों के विपरीत चंद्रा वर्मा ने माथे पर शिकन डालकर निराशावादी लहजे में कहा, ये ठीक नहीं है। रुद्र ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। घातक 7 चोट पहुंचाने वाली मुट्ठियां कोई साधारण 5वें दर्जे की मार्शल कला नहीं है। ये बिल्कुल भी उतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। असल में ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा चंद्रा वर्मा ने बताया था। हालांकि रुद्र ने वत्स के हमले को सफलतापूर्वक रोक लिया, लेकिन वह सिर्फ बचाव ही कर पाया। वह पलटवार करने में भी सक्षम नहीं था। मैं देखना चाहता हूं कि आप कितनी देर तक ऐसा कर सकते हैं। अचानक वत्स के आसपास की हवा कांप उठी और उसकी आभा एक बार फिर बदल गई। उसके द्वारा फेंके जा रहे मूल शक्ति के मुक्के अचानक से फिर से मजबूत हो गए और उनकी गति लगातार बढ़ती गई। उनकी शक्ति अत्यंत भयंकर थी। बैंग बैंग बैंग! मूल शक्ति के मुक्के अर्धपारदर्शी थे और वे लगातार सुनहरी ढाल पर विस्फोट कर रहे थे। रुद्र को इस प्रबल बल का सामना करने में कठिनाई हो रही थी और वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। धिक्कार है! इस आदमी की ताकत इतनी ज्यादा कैसे है? रुद्र के पास वत्स की ओर सीधे देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। अपनी शक्ति के बल पर वह अपने विरोधियों को, चाहे वे उत्पत्ति क्षेत्र के द्वितीय स्तर पर ही क्यों न हो, आसानी से हरा सकता था। लेकिन वत्स अलग था। उस पर सामान्य ज्ञान लागू नहीं होता था। उसके तरीके बेहद शक्तिशाली थे। अब तक वह रुद्र की पीढ़ी में अब तक का सबसे ताकतवर प्रतिद्वंद्वी था। हे बेवकूफ, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपनी ताकत उधार दूं? रुद्र के दिमाग में मायावी रानी की शरारती आवाज गूंज उठी। कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी शक्ति से उसे हरा दूंगा। रुद्र बहुत जिद्दी था क्योंकि अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं आई थी जहां उसे मायावी रानी की साधना पर निर्भर रहना पड़े। वह अपनी शक्ति से ही वत्स को हराने वाला था। एक विचार के साथ ही आध्यात्मिक निर्माण शक्ति की एक परत प्रवाहित हुई और उसने सुनहरी ढाल को ढक लिया। उसी क्षण सुनहरी ढाल की कठोरता कई गुना बढ़ गई। हालांकि मूल शक्ति के मुक्के और भी भयंकर हो गए थे, फिर भी वे ढाल को भेद नहीं पाए। आध्यात्मिक निर्माण शक्ति का उपयोग करके स्वर्ण ढाल की रक्षा शक्ति बढ़ाने के बाद रुद्र ने अपने दाहिने हाथ को मुट्ठी में बंद कर लिया और उसके हाथ में एक सुनहरे रंग की लंबी तलवार प्रकट हो गई। उसने रहस्यमयी तकनीक का प्रयोग किया और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा उबल पड़ी। उसने न केवल पीछे हटना बंद कर दिया, बल्कि आगे बढ़ना भी शुरू कर दिया। देखो, रुद्र आगे बढ़ रहा है। वह घातक 7 चोट पहुंचाने वाले मुक्कों का सामना कर रहा है। हे भगवान, ये कैसे संभव है? इतनी शक्तिशाली मार्शल कला को रोक पाना ही अपने आप में एक चमत्कार है और अब वह आगे भी बढ़ सकता है। सभी लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे और भीड़ में हलचल मच गई। इस तरह की लड़ाई उनकी कल्पना से परे थी और इसे नई उत्कृष्टता सभा के इतिहास की सबसे भीषण लड़ाई कहा जा सकता है।
इसने युवा पीढ़ी के प्रति सभी की समझ को पार कर दिया और उनकी कल्पना को पूरी तरह से उलट दिया। ये केवल सभा में दो नए उत्कृष्ट प्रतिभागियों के बीच का मुकाबला नहीं था। ये प्रतिभाओं का मुकाबला था, दो वास्तविक प्रतिभाओं का। उस क्षण रुद्र के एक हाथ में सुनहरी ढाल और दूसरे हाथ में सुनहरी तलवार थी। उसके चारों ओर लगातार शक्ति के मुक्के बरस रहे थे, फिर भी रुद्र पर उनका कोई असर नहीं हो रहा था, मानो कोई भी चीज उसके आगे बढ़ने को रोक नहीं सकती थी। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, रुद्र का हर कदम मंच को बुरी तरह हिला देता था और उस पर गहरे निशान छोड़ देता था। हर कदम पर वह अपनी अपार आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च करता था और भारी कीमत चुकाता था। लेकिन फिर भी इससे उसका दृढ़ संकल्प कम नहीं हुआ। उसने अपने बाएं हाथ में ढाल को और भी कसकर पकड़ लिया, साथ ही अपने दाहिने हाथ में लंबी तलवार को और भी मजबूती से थामे रखा। अगर कोई गौर से देखता तो उसे पता चलता कि उसकी आंखों में बिजली सी चमक रही थी। ये 3 वज्र शैलियों के कारण नहीं, बल्कि रुद्र के शरीर की प्रतिक्रिया के कारण हुआ था। उस समय रुद्र ने अपनी शक्ति का चरम प्रदर्शन कर दिया था। वह रुद्र की चरम सीमा थी। ये सब कैसे हो रहा है? रुद्र यह सब कैसे कर सकता है? वह तो केवल आध्यात्मिक क्षेत्र के 8वें स्तर पर है। सिया की निगाहें तन गईं और उसके मजबूत एवं स्वस्थ चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। सिया की तो बात ही छोड़िए, इशिता भी हैरानी से अपना छोटा सा मुंह चौड़ा कर बैठी। हालांकि वह जानती थी कि रुद्र एक दुर्लभ प्रतिभा का धनी है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि रुद्र इतना शक्तिशाली होगा। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम मेरे घातक 7 घायल मुक्कों को रोक पाओगे। ये देखकर कि उसके हमले से रुद्र पर कोई असर नहीं पड़ा, वत्स भी बुरी तरह क्रोधित हो गया। उसने फिर से दहाड़ मारी और उसके चारों ओर फैली हुई मूल शक्ति दूर तक फैल गई। उसकी आभा एक बार फिर कई गुना बढ़ गई और उसी क्षण वह मूल क्षेत्र के 3रे स्तर में प्रवेश कर गया। यह क्या हो रहा है? क्या वत्स की साधना में फिर से बदलाव आया है? वह अचानक उत्पत्ति क्षेत्र के 3रे स्तर की आभा क्यों उत्सर्जित कर रहा है? क्या वह शुरुआत में ही उत्पत्ति क्षेत्र के 3रे स्तर पर था और अपनी वास्तविक शक्ति को छिपाने के लिए विशेष तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा था? क्या उसकी वर्तमान साधना ही उसकी असली साधना है? वत्स की साधना में आए बदलाव को महसूस करते हुए लोगों को यह अविश्वसनीय लगा। नहीं, उसने अपनी ताकत को छिपाया नहीं, बल्कि उसे और बढ़ाया। ये घातक 7 चोट पहुंचाने वाले मुक्कों की शक्ति है। उसने इसका इस्तेमाल अपनी साधना को बढ़ाने के लिए किया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वत्स की प्रतिभा इतनी अद्भुत होगी कि वह मर्द 7 इंजरी फिस्ट्स को 3रे स्तर तक विकसित कर सकेगा। चंद्रा वर्मा के चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। कई लोगों की नज़रों में वह पहले से ही एक प्रतिभाशाली साधक थी, लेकिन वत्स की तुलना में वह केवल औसत दर्जे की थी। क्योंकि वह एपेक्स स्कूल की एक प्रमुख शिष्या थी, इसलिए वह घातक 7 चोट पहुंचाने वाली मुट्ठियों की शक्ति को भलीभांति जानती थी। यद्यपि यह 5वें स्तर का मार्शल कौशल था, फिर भी यह एपेक्स स्कूल के प्रमुख मार्शल कौशलों में से एक था और साधारण शिष्यों के लिए इसे समझना संभव नहीं था। क्या उसने अपनी ताकत को दूसरे स्तर से 3रे स्तर तक बढ़ाने के लिए एक मार्शल स्किल का इस्तेमाल किया? दुनिया में इतनी शक्तिशाली मार्शल स्किल कैसे हो सकती है? चंद्रा वर्मा की बातें सुनकर चंद्र और बाकी लोग दंग रह गए और वे शांत नहीं रह सके। घातक 7 चोट पहुंचाने वाली मुट्ठियां बेहद शक्तिशाली थीं। यह मार्शल कला निस्संदेह अब तक देखी गई सबसे शक्तिशाली कला थी। रुक तो, रुद्र आगे बढ़ना बंद नहीं कर रहा है। वह अभी भी चल रहा है, लेकिन उसकी आभा में कोई बदलाव नहीं आया है। यह क्या है? वह ऐसा कैसे कर सकता है? वह आध्यात्मिक क्षेत्र के 8वें स्तर की साधना से खुद को कैसे संभाल पा रहा है कि इतने शक्तिशाली हमलों का सामना कर पा रहा है? हालांकि और गौर से देखने पर चंद्र और अन्य लोगों के चेहरे के भाव एक बार फिर पूरी तरह बदल गए। वे ये देखकर दंग रह गए कि आगे बढ़ने वाला व्यक्ति अभी भी रुद्र ही था, जबकि वत्स की साधना का स्तर उत्पत्ति क्षेत्र के दूसरे स्तर से बढ़कर 3रे स्तर पर पहुंच गया था और साथ ही उसके घातक 7 चोट पहुंचाने वाले मुक्कों की शक्ति भी बढ़ गई थी। ये तो बहुत ही भयानक है। क्या रुद्र कोई राक्षस है? ये तो बुद्धि के विपरीत है। सभी लोग अचंभित थे। उनके चेहरों पर भय और हैरानी के भाव थे और कुछ लोग तो काम भी रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वे एक असाधारण प्रतिभा के जन्म के साक्षी बन रहे हैं। असंख्य लोगों की निगाहों के बीच रुद्र कदम दर कदम आगे बढ़ता रहा। अंततः वह वत्स के सामने पहुंच गया। अपने बाएं हाथ में एक सुनहरी ढाल और दाएं हाथ में एक सुनहरी तलवार थामे हुए उसने वत्स की ओर इशारा करते हुए कहा, यह अंत है। वूश! जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, रुद्र ने बिजली की तेजी से हमला किया। उसके पैरों के नीचे बिजली दौड़ी और वह पलक झपकते ही गायब हो गया। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह वत्स के पीछे था। मुझे कम मत समझो। वत्स की प्रतिक्रिया अत्यंत तीव्र थी। उसने अपना शरीर घुमाया और एक मुक्का मारा। लगभग पहुंच के दायरे में ही मूल शक्ति का मुक्का सीधे रुद्र की ओर गया। हम्फ! रुद्र ने ठंडी सांस ली और अपने बाएं हाथ में मौजूद सुनहरी ढाल को गायब कर दिया। उसने अपने दोनों हाथों से सुनहरी तलवार को कसकर पकड़ रखा था और थोड़ा सा एक तरफ झुककर मूल शक्ति के मुक्के से बच गया।
फिर रुद्र वत्स के सामने आ पहुंचा। उसने अपनी भुजाओं में पूरी शक्ति लगाकर सीधा वार किया। एक झटके में सुनहरी तलवार वत्स की छाती में जा घुसी। वाह! लंबी तलवार सीधे वत्स की छाती में घुस गई और उसका चेहरा पल भर में भयानक रूप से सफेद पड़ गया। उसने न केवल अपने हाथों से हो रहे हमलों को रोका, बल्कि उसने अपना मुंह खोला और मुंह भर खून बाहर निकल आया। अचानक उसने आसमान की ओर जोर से दहाड़ मारी, मानो अपने सारे गुस्से को बाहर निकाल रहा हो। काफी देर तक दहाड़ने के बाद वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और बेबस होकर मंच पर पड़ा रहा। उसकी दोनों आंखें बेजान सी थीं, मानो उनमें कोई ताकत ही न बची हो। ये स्पष्ट था कि घातक साथ चोट पहुंचाने वाले मुक्कों का उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था और वह अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। रुद्र की ओर देखते हुए, हालांकि उसका चेहरा पीला पड़ गया था और पसीने की बूंदें बड़ी बड़ी टपक रही थीं, कपड़े पसीने से पूरी तरह भीगे हुए थे, सांसें तेज चल रही थीं और वह स्पष्ट रूप से थका हुआ था, फिर भी वह खड़ा था। उस भीषण युद्ध के बाद उस वीरान से दिखने वाले मंच पर खड़े होने पर कुछ भी पहले जैसा नहीं था। जीत गया, रुद्र जीत गया। अंत में दो प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के बीच हुए इस मुकाबले में रुद्र विजयी हुआ। एक द्वितीय श्रेणी के विद्यालय के शिष्य ने प्रथम श्रेणी के विद्यालय के एक प्रमुख शिष्य, एपेक्स स्कूल के एक प्रतिभावान शिष्य को सफलतापूर्वक हराकर नई उत्कृष्टता सभा का विजेता बन गया। ताली बजाओ टिल्ड। उसी क्षण चारों ओर गरजती हुई तालियों की आवाज गूंज उठी। वे रुद्र के लिए जयकार कर रहे थे क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र के 8वें स्तर पर मौजूद उस युवक ने उत्पत्ति क्षेत्र के दूसरे स्तर पर मौजूद व्यक्ति को सफलतापूर्वक हरा दिया था। इस जीत से उनके मन में उमड़ रही उत्तेजना को वे नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे और वे ताली बजाकर उस युवक का उत्साहवर्धन करने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। रुद्र, तुम सबसे अच्छे हो। उत्साहपूर्ण जयकारे की गूंज के अलावा अचानक एक खूबसूरत आकृति मंच पर कूद पड़ी और रुद्र को गले लगा लिया। उस दृश्य को देखकर हर कोई अचंभित रह गया क्योंकि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सिंदूरी पक्षी नगर के स्वामी सिया की दूसरी बेटी काव्या थी। ये क्या है? क्या ये सिया परिवार की तीसरी महिला काव्या नहीं है? क्या ये अजित गुप्ता की मंगेतर नहीं है? ये रुद्र के इतने करीब क्यों है? इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है? भीड़ लगातार अटकलें लगा रही थी। आखिरकार सिंदूरी पक्षी नगर के लोग जानते थे कि काव्या अजित गुप्ता की मंगेतर थी। काव्या के जन्म के समय ही उनकी शादी तय हो चुकी थी। लेकिन उस समय काव्या के कार्यों का क्या अर्थ था? उसने इतने सारे लोगों के सामने रुद्र को गले लगाया। क्या यह अजित परिवार के चेहरे पर तमाचा नहीं था? अजित गुप्ता के चेहरे पर तमाचा नहीं था? धिक्कार है। चौक के बाहर खड़ा अजित गुप्ता ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। उसकी आंखों में ठंडी चमक आ गई क्योंकि काव्या के हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि उसका किसी और पुरुष के साथ संबंध है और इससे उसकी सारी बेइज्जती हो गई। इशिता, ये सिया के चेहरे के भाव भी काफी बदल गए और वह समझ गया कि स्थिति में कुछ गड़बड़ है। पिताजी, वैसे भी आपने मुझसे वादा किया था कि अगर रुद्र वत्स को हरा देता है तो आप छोटी काव्या और उस अजित गुप्ता की शादी रद्द कर देंगे। चूंकि यह शादी देर सवेर रद्द हो ही जाएगी तो आपको दूसरों की राय की चिंता क्यों करनी चाहिए? आपको ये तो दिखना ही चाहिए कि अजित गुप्ता की तुलना में रुद्र कहीं अधिक उत्कृष्ट है ना? क्या छोटी काव्या को रुद्र को सौंपना बेहतर नहीं होगा? इशिता ने मनमोहक मुस्कान के साथ कहा, मानो उसे पहले से ही इस अंजाम का अंदाजा हो। यह मामला उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। सिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और वह स्पष्ट रूप से एक मुश्किल स्थिति में था। लेकिन ठीक उसी समय काव्या ने कुछ ऐसा किया जिससे भीड़ और भी ज्यादा हैरान हो गई। उसने अपने कोमल लाल होंठ आगे बढ़ाए और रुद्र के चेहरे को चूम लिया। रुद्र ने भी इसे नहीं रोका और यह एक ऐसा दृश्य बन गया जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। सिया परिवार की तीसरी महिला, अजित परिवार की मंगेतर अजित गुप्ता ने सबके सामने रुद्र को चूमा। धिक्कार है, मैं उस रुद्र को मार डालूंगा। अजित गुप्ता के लिए यह स्वीकार करना असंभव था। क्रोध की ज्वाला उसके हृदय में भड़क उठी और बोलते ही वह हमले की तैयारी करने लगा। धड़ाम, लेकिन उसी क्षण एक सूखी लेकिन शक्तिशाली हथेली ने अजित गुप्ता के कंधे पर थपथपाया। प्रबल गहन शक्ति की एक लहर उसके शरीर में समा गई और पल भर में उत्पत्ति शक्ति के सभी उतार चढ़ाव वापस दब गए। दादाजी, सिर घुमाकर पीछे देखते हुए अजित गुप्ता अचंभित रह गया क्योंकि उस समय उसके पीछे एक आंख से अंधा एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। उस बूढ़े के बाल और दाढ़ी भी सफेद थे और वह अजित परिवार का वर्तमान मुखिया शैलेंद्र गुप्ता था। तुम ये क्या कर रहे हो? सिया के सामने उस पर हमला करना चाहते हो? ये मत भूलो कि सिया इस सिंदूरी पक्षी नगरी का स्वामी है। शैलेंद्र गुप्ता की आवाज बहुत शांत थी, लेकिन अजित गुप्ता ने रुद्र की ओर घूर कर देखा और गुस्से से अपने दांत पीस लिए। अभी समय सही नहीं है। मेरा अजित परिवार अभी सिया परिवार के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया नहीं अपना सकता। शैलेंद्र गुप्ता ने धीमी आवाज में कहा, तो क्या हम उसे ऐसे ही छोड़ दें और कुछ न करें? अजित गुप्ता ने गुस्से से कहा। नहीं। शैलेंद्र गुप्ता ने अपना सिर हिलाया और गुस्से से कहा, इस व्यक्ति को हटाना ही होगा।
उस पल रुद्र जीत की खुशी में पूरी तरह डूबा हुआ था और जब काव्या ने गहरे भाव से उसे चूमा तब जाकर उसने खुद को संभाला। वह काव्या की कोमल कमर को थामने से खुद को रोक नहीं पाया और हंसते हुए बोला, क्या तुम मेरी आकर्षक बहादुरी से मोहित हो गई हो और खुद को मुझे सौंपना चाहती हो? मैं? कौन खुद को तुम्हें सौंपना चाहेगा? कमीने। उसने ये सब जोश में आकर किया क्योंकि वह बहुत उत्साहित थी, इसीलिए उसने हद पार कर दी। उसी क्षण रुद्र द्वारा कमर से पकड़े जाने पर काव्या का छोटा सा चेहरा गुलाबी हो गया और उसने शर्मिंदगी से रुद्र को धक्का देकर खुद को दूर कर लिया। वह टिल्ड 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 टिल्ड। हालांकि उसी क्षण पास में लेटा हुआ वत्स दर्द से कराहने लगा। उसका शरीर कांपने लगा और उसकी शक्ति अत्यंत कमजोर हो गई। अंततः उसकी पीली सफेद त्वचा राख जैसी हो गई और उसकी दोनों आंखें बाहर निकल आईं। उसके मुंह से सफेद झाग निकलने लगा और ऐसा लग रहा था मानो वह मरने वाला हो। धिक्कार है, ये तो बस अभ्यास का एक दौर है, लेकिन आपकी हिम्मत कैसे हुई वत्स की हत्या करने की? स्थिति को बिगड़ता देख पवन बादल नगर के नगर स्वामी वायुंश मित्तल ने आगे बढ़कर रुद्र की ओर इशारा किया और गुस्से से उसे फटकारा। हाँ, पहले तो वत्स के हमले रुद्र से भी कहीं ज्यादा बेरहम थे। अगर रुद्र की ताकत दूसरों से कहीं ज्यादा न होती तो वह वत्स के पागलपन भरे हमलों में अब तक मर चुका होता। अब आप उस पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। अगर उसका इरादा वाकई हत्या करने का होता तो वत्स अब तक मर चुका होता। वह यहाँ हांफता हुआ कैसे पड़ा होता? रुद्र के बगल में खड़ी काव्या ने नाराजगी से जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। काव्या की फटकार सुनकर वायुंश मित्तल अवाक रह गए। वे स्पष्ट रूप से बहुत शर्मिंदा थे। वे रुद्र पर उंगली उठा सकते थे, उसे दोषी ठहरा सकते थे और उस पर हमला भी कर सकते थे, लेकिन सिया परिवार की तीसरी महिला के सामने वे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाए। वत्स को जो चोटें आई हैं वे रुद्र ने नहीं पहुंचाई हैं। ये चोटें उसने खुद ही पहुंचाई हैं। ठीक उसी समय चंद्रा वर्मा धीरे धीरे चलकर पास आए। तुम्हारा क्या मतलब है? वायुंश मित्तल असमंजस में था। घातक 7 चोट पहुंचाने वाली मुट्ठियों में 7 परतें होती हैं। प्रत्येक परत शरीर के भीतर छिपी शक्ति को उत्तेजित कर सकती है और मानक से अधिक शक्ति प्राप्त करा सकती है। शक्ति के साथ एक कीमत भी जुड़ी होती है, क्योंकि प्रत्येक परत शरीर को एक निश्चित मात्रा में नुकसान पहुंचाएगी। किंवदंतियों के अनुसार 7वें स्तर तक साधना करने के बाद व्यक्ति को अपने से दर्जनों गुना अधिक शक्ति प्राप्त हो सकती है। हालांकि जब वह शक्ति लुप्त हो जाती है तो व्यक्ति लकवाग्रस्त हो जाता है और अपनी सारी साधना खो देता है। घातक 7 घातक मुट्ठियां। जब ये मुट्ठियां चलाई जाती हैं तो इनमें निश्चित रूप से अपने शत्रुओं को मारने की शक्ति होती है, लेकिन यह एक दोधारी तलवार भी है। जितनी अधिक शक्ति वे प्राप्त करते हैं उतनी ही बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़ती है। वत्स ने तीसरे स्तर तक साधना की है। हालांकि उसने अपनी साधना को नष्ट नहीं किया है, फिर भी उसे गंभीर चोटें आई हैं। उसे बिस्तर से उठने से पहले कम से कम 2 महीने आराम की आवश्यकता होगी। वत्स को लगातार कराहते और असहनीय दर्द सहते देख चंद्रा वर्मा ने विस्तार से बताए। ये शब्द सुनकर रुद्र और बाकी लोग वत्स की ओर दया भरी निगाहों से देखने लगे। जब हालात हद से ज्यादा बिगड़ जाते हैं तो उनका एकमात्र रास्ता विपरीत ही होता है का सिद्धांत वत्स के सामने सच साबित हो रहा था। हालांकि उसी क्षण चंद्रा वर्मा ने रुद्र की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि डाली। वत्स को उस स्थिति तक पहुंचाने में सक्षम होना, अंत में जीत हासिल करना और साथ ही उन सभी असंबंधित लोगों के साथ वहां खड़े होना, रुद्र ने उस पर अत्यंत गहरा प्रभाव छोड़ा था। उसे नहीं पता था कि उसके एपेक्स स्कूल में ऐसा कोई प्रतिभाशाली छात्र है या नहीं, लेकिन कम से कम जितने लोगों को उसने देखा था उनमें से वही सबसे अद्भुत जन्मजात प्रतिभा वाला था। ये कल्पना करना भी मुश्किल था कि रुद्र उसकी उम्र का होकर कितना शक्तिशाली होगा। इसके बाद नई उत्कृष्टता सभा का पर्दा गिरा और रुद्र ने सबको चौंका दिया। उनके और वत्स के बीच का मुकाबला नई उत्कृष्टता सभा के सभी मुकाबलों में सबसे रोमांचक मुकाबला कहा जा सकता है। रुद्र की छाप अमिट थी। हर किसी को लगा कि उन्होंने एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के उदय को देखा है। एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति जो नीलेश स्कूल से आया था। वह प्रतिभाशाली व्यक्ति नीलेश स्कूल का भाग्य बदल सकता है। वह संभवतः 9 प्रांतों के सबसे गौरवशाली स्कूल को उसके गौरवशाली पद पर वापस ला सकता है। भले ही वह अपने पुराने गौरवशाली अतीत में न लौट पाए, लेकिन यह संभव है कि वह एक प्रथम श्रेणी का स्कूल बन जाए। यहाँ तक कि स्वर्णिम बैंगनी नगरी को भी ध्यान मिलने लगा। कई लोग जो स्वर्णिम बैंगनी नगरी को नीचा समझते थे वे चंद्र के करीब आने लगे। इसका कारण स्वाभाविक रूप से रुद्र भी था। इस बार रुद्र के नई उत्कृष्टता सभा के विजेता होने के कारण स्वर्णिम बैंगनी नगरी को इस वर्ष करों से छूट मिली। इससे चंद्र बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सबसे अधिक प्रसन्नता उसे करों से मुक्ति मिलने से नहीं, बल्कि स्वर्णिम बैंगनी नगरी में रुद्र जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के प्रकट होने से हुई। इससे उसका चेहरा चमक उठा और वह अंततः नगर के अनेक स्वामियों के समक्ष सिर ऊंचा कर सका। नई उत्कृष्टता सभा वहीं समाप्त हुई। चर्चा के दौरान हर कोई रुद्र के नाम पर ही बात कर रहा था। जहां तक रुद्र की बात है, वह सिंदूरी पक्षी नगर छोड़कर नहीं गया।
उसने सिया का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और कुछ और दिनों के लिए सिंदूरी पक्षी नगर में ही रुक गया। ये बात हर कोई समझ सकता था। रुद्र ने अपनी प्रतिभा का परिचय दे दिया था और जो भी समझदार थे वे उसके करीब आने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। सिया की तो बात ही छोड़िए, दूसरे शहरों के बड़े बड़े सरदार भी रुद्रवंश के बारे में जानकारी जुटाने लगे थे और गुपचुप तरीके से रुद्र के परिवार से अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते थे। रुद्र, तुमने मेरी बात फिर नहीं मानी। क्या तुम मेरी कही बात भूल गए? साधना में धीरे धीरे प्रगति आवश्यक है। अगर तुम इसी तरह करते रहे तो देर सवेर इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सिंदूरी पक्षी नगर के एक बगीचे में रुद्र और काव्या कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। रुद्र की जीत से खुश होने के बावजूद छोटी लड़की रुद्र की तेजी से बढ़ती साधना को लेकर चिंतित थी। हे, चिंता मत करो। क्या तुम नहीं समझते कि मैं, रुद्र, किस तरह का इंसान हूँ? मैं दूरदर्शी नहीं हूँ। मुझे पता है कि मुझे अपनी साधना कैसे करनी है और मैं खुद को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसके अलावा अगर मैं 1 साल में गीतांजलि को नहीं हरा पाया तो भले ही वह मुझे न मारे, मेरे जीने का कोई हक नहीं रहेगा। आखिरकार जो कहना था कह दिया गया। रुद्र हंस पड़ा। आप वाकई बहुत जल्दबाज हैं। उस मुद्दे का जिक्र करते ही काव्या का छोटा सा चेहरा चिंता से भर गया। गीतांजलि नीलेश स्कूल का नंबर 1 शिष्य था, लेकिन असल में कुछ बेहतरीन स्कूलों के नंबर 1 शिष्य भी गीतांजलि जितने शक्तिशाली नहीं थे। गीतांजलि एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। 20 वर्ष की आयु में ही वह गहन ज्ञान के प्रथम स्तर पर पहुंच चुका था और इशिता के लगभग बराबर था। रुद्र के लिए एक ही वर्ष में गीतांजलि के स्तर तक पहुंच पाना सचमुच एक काल्पनिक कहानी जैसा होगा। हे, चिंता मत करो। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। मुझ पर विश्वास करो। दूसरी ओर तुम बहनें इतने धनी और शक्तिशाली परिवार में जन्मी हो। तुमने नीलेश स्कूल में प्रवेश क्यों चुना? रुद्र को लगा कि काव्या की भावनाएं कुछ ठीक नहीं हैं, इसलिए उसने तुरंत विषय बदल दिया। ये इस बात का जिक्र करते ही काव्या के प्यारे और खूबसूरत छोटे चेहरे पर भाव बदल गए और उसके चेहरे पर एक जटिल भाव उभर आया। जो भी हो, अगर इससे कोई असुविधा हो रही है तो बस ऐसा दिखावा कर देना कि मैंने पूछा ही नहीं। रुद्र ने चतुराई से मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा नहीं है। ये देखकर काव्या एकदम घबरा गई, मानो उसे डर हो कि रुद्र उसके बारे में कुछ बुरा सोचेगा। अपने आसपास का जायजा लेने के बाद उसने रुद्र का हाथ पकड़ा और उसे एक कमरे में खींच ले गई। उस कमरे के दरवाजे बंद करने के बाद काव्या ने दरवाजे की दरारों से झांका और कुछ देर तक देखती रही। फिर उसने रुद्र से कहा, अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके पता लगाओ कि आसपास कोई है या नहीं। मैंने किया। ये बेहद सुरक्षित है। रुद्र भी जानता था कि मामला सामान्य नहीं था। हालांकि जितना वह सोचता गया उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई, क्योंकि उसे लगा कि इसमें कोई रहस्य छिपा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, लेकिन यह मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है। असल में इसे किसी और से नहीं बताना चाहिए था, लेकिन चूंकि आपने पूछा है इसलिए मैं। काव्या थोड़ी मुश्किल स्थिति में थी। अगर यह राज है तो ठीक है। रुद्र मुस्कुराया। वह काव्या के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करना चाहता था। उसी क्षण काव्या ने दांत पीसते हुए कहा, आपके विचार से नीलेश प्रांत के इतिहास में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? बिल्कुल, वो नीलेश स्कूल के संस्थापक हैं। नीलेश स्कूल के संस्थापक? क्या वो उस वर्ष 9 प्रांतों के महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ नहीं थे और यहाँ तक कि जियांग राजवंश भी उनसे भयभीत था? रुद्र ने उत्तर दिया। नहीं। काव्या ने सिर हिलाते हुए कहा, नीलेश स्कूल के संस्थापक वाकई शक्तिशाली है, लेकिन वह नीलेश प्रांत में प्रकट होने वाला सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है। ओह, उस बूढ़े आदमी से भी ज्यादा ताकतवर लोग हैं। रुद्र की जिज्ञासा और बढ़ गई। हालांकि यह महज एक किंवदंती है जिसका कोई प्रमाण नहीं है। कहा जाता है कि 10,000 साल पहले 9 प्रांतों का महाद्वीप सिर्फ एक बीहड़ इलाका था। उस समय की आबादी आज की आबादी के 1/100 से भी कम थी। जियांग राजवंश का उदय नहीं हुआ था और न ही विभिन्न विद्याओं के स्कूल बने थे। मार्शल कल्टीवेशन शब्द लोगों के लिए बहुत अपरिचित था, क्योंकि जिन लोगों के पास इस कला की विधियां थीं वे उन्हें बाहरी लोगों को नहीं सिखाते थे। उस समय मार्शल कल्टीवेटर्स की संख्या बहुत कम थी। केवल 9 शक्तिशाली परिवार ही मार्शल कल्टीवेशन की विधियां जानते थे और वे 9 परिवार 9 प्रांतों में फैले हुए थे। नीलेश प्रांत में स्थित परिवार को किंग राजवंश कहा जाता था। धन्यवाद आप सभी का। आगे की कहानी सुनने के लिए आरजे नॉवेल यूट्यूब